अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा, मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बारिश आप लोगों ने कल एंजॉय की होगी। बारिश एंजॉय की कल आप लोगों ने? अच्छा भाई, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अच्छा बेटा, हमारी डिस्कशन चल रही थी नॉर्मल टैक्स रिजीम की। मैं ज़रा सा रीकैप कर दूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मल टैक्स रिजीम में मैंने आपको ये कहा कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में नॉर्मल नज़र आने वाली सारी हेड्स की जो इनकम होगी। अब सर, ये नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम नज़र कैसी आएगी, दिखने में कैसी लगती है, कपड़े कैसे पहने हुए होंगे, टोपी दाढ़ी होगी नहीं होगी, ये हम बात करेंगे कि ये दिखेगी कैसे, मिलेगी कैसे, नज़र कैसे आएगी। नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम, सर नॉर्मल और एबनॉर्मल का फ़र्क क्या है? नॉर्मल इंसान जैसे हमें और आप जैसा हमें नॉर्मल कहा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को एबनॉर्मल कहा जाएगा। कैसे दिखने में कैसी लगेगी वो नॉर्मल वाली इनकम? पता कैसे चलेगी ये नॉर्मल वाली इनकम है, ये एबनॉर्मल वाली इनकम है? सब बातें आ रही हैं। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल नज़र आने वाली हर हेड ऑफ इनकम के अंडर इनकम सम कर दी जाएगी। हर हेड ऑफ इनकम के अंडर नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम सम कर दी जाएगी और उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट्स अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो इस तरह NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स निकल के हमारे पास आ जाएगा। लेकिन उसका मैंने फिर पूरा प्रोसेस बताया आपको। नजर आ रहा है ना बेटा मेरे? साइड में कुछ कट रहा है भाई। चलो सही। अच्छा, जिसके अंदर हमने देखा कि हर हेड ऑफ इनकम की जो भी बिजनेस इनकम के लिए हम रेवेन्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, सेल्स का वर्ड यूज़ करते हैं, टर्नओवर का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी हेड्स के लिए हम ग्रॉस रिसीट्स भी टर्नओवर टाइप की चीज़ होती है ना भाई। तो सर, हर हेड ऑफ इनकम की जो टॉप लाइन है उसमें से हर हेड ऑफ इनकम के क्या लेस हो जाएंगे? एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। तो जो अमाउंट आएगी वो सम हो जाएगी। ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम भी टोटल इनकम का पार्ट बनती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती। टोटल इनकम, अगर हम टोटल इनकम की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो उसमें तो एग्जेम्प्ट इनकम भी आती है। इनकम की डेफिनेशन में भी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन है उसमें भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एग्जेम्प्ट इनकम अगर आप देखो कॉन्सेप्चुअली एक्सक्लूड हो जाती है। हाँ, टोटल इनकम के अंदर आती है। टोटल इनकम की एक डेफिनेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपको फिर भी पढ़ा दी। टोटल इनकम बेसिकली इज द सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम। यानी टोटल इनकम के अंदर एग्जेम्प्ट इनकम शामिल होती है। टोटल इनकम के अंदर ये एक डेफिनेशन है, अलग से डेफिनेशन टोटल इनकम की, जो आगे आपको चैप्टर में नजर भी आ जाएगी। उसमें से क्या लेस कर दो फिर? एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स तो लगता नहीं है। और फिर उसमें से मजीद क्या चीज़ें लेस हो जाएंगी? डिडक्टेबल अलाउंस, जो कि फ़ायदे की चीज़ है, वो लेस हो जाएगी। और फिर हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। नाम से ही जाहिर है, टैक्सेबल इनकम उस इनकम को कहते हैं जिस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और हमने कहा कि सर फिर उसके ऊपर टैक्स रेट लग जाएंगे। कौन से लग जाएंगे? नॉर्मल स्लैब रेट्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में। इसको हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे आज इंशाल्लाह, मौका आ जाएगा, मज़ा आएगा। तो फिर हमने नॉर्मल टैक्स रिजीम की सारी खुसूसियात, अच्छा फिर हमने टैक्स रेट लगाया तो हमारे पास आ गई क्या चीज़ आ गई? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी ना मैंने? सही, शुरू कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे हों, आप कभी ऐसा हो कि मैं शुरू कर दूं, बातें करना शुरू कर दूं, समझाना शुरू कर दूं और आपको ये लग रहा हो कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, तो प्लीज़ आपने मुझे मैसेज के ऊपर इन्फॉर्म करना है। सही, याद से।
और मिसाल ले रहा हूँ, मैं पढ़ाने में मसरूफ़ हूँ, मैं मैसेज नहीं देख रहा, तो आपने फिर कॉल भी कर देनी मुझे, मैं देखूँगा किसकी कॉल आ रही है, भले उठाऊँ ना उठाऊँ, आईटी को कॉल करनी है कि सर ने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है। तो ये ऑनलाइन वाले बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि ये चीज़ वो भी अपने पार्ट पर, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है आईटी वाला भूल जाए, कभी मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं ऑन करना कभी भूल जाऊँ ऐसे, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर याद दिला देना है। या कभी ऐसा भी होता है कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया जज्बात में आके, और मैं स्क्रीन शेयरिंग करना ही भूल गया। अब जब मैं स्क्रीन शेयरिंग करना भूल जाऊंगा तो ना ये रिकॉर्ड होगा और ना ये ऑनलाइन वालों को नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं करूँगा तो। सही है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, जो आप लोगों को फ़ौरन आइडेंटिफाई करनी है। कि वैसे कभी साल में, मतलब पूरे बैच में 1-2 दफ़े ऐसा होगा, लेकिन वो भी ना होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा ज़रा, आप लोग भी अपने पार्ट पे ही देखते रहना। अच्छा भाई, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। अच्छा, फिर उसमें से क्या लेस कर दिया आपने? टैक्स क्रेडिट्स। मैंने कहा ये भी फायदे की चीज़ है कि आगे आ जाएगी, क्या है क्या नहीं है, फिर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली फिर हमने एनटीआर को डिफाइन भी किया और उसकी खुसूसियात को हमने डिस्कस भी किया। क्या किया? हमने कहा कि सर एनटीआर इज द सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम एज रिड्यूस्ड बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस, it will be chargeable to tax under NTR. Expenses will be allowed to be deducted from a respective head of income. ये आपने देख लिया, हर head of income से expenses less हो सकते हैं। Loss can arise under the head of income which can be adjusted, set off, carried forward as per respective rules. तो जब expenses less हो सकते हैं तो bottom line में क्या भी आ सकता है? Loss भी आ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, जो कि लॉसेस के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट होगा, सेट ऑफ होगा या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस आर अलाउड टू बी डिडक्टेड, ये हमने देख लिया। टैक्स क्रेडिट आर अलाउड टू बी डिडक्टेड, ये भी हमने देख लिया। और हमने कहा कि सर अगर कोई एडवांस टैक्स वगैरह आपने पहले से पे किया हुआ है तो ये आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसमें से वो एडवांस टैक्स क्या भी हो जाएगा? एडजस्ट भी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि हम पूरे साल में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ एवेन्यूज के ऊपर क्या पे कर रहे होते हैं? एडवांस टैक्स भी पे कर रहे होते हैं। कभी फ़ोन के बिल पर, कभी इंटरनेट के बिल पर, कभी बिजली के बिल पर, कभी कहाँ। तो जब वो साल के आखिर में टैक्स लायबिलिटी आती है तो वो एडवांस टैक्सेस उससे क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये हमने नॉर्मल टैक्स रिजीम को पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली है एफटीआर की इनकम। कौन सी इनकम? एफटीआर की इनकम। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये जो एफटीआर की इनकम है इसके बारे में कुछ मुख्तसर बात हमने की है पहले? जी, एफटीआर के बारे में हमने कुछ बातें मुख्तसरन की हैं। अब आ जाओ हम एफटीआर के हेड को, एफटीआर की रिजीम को ज़रा डिटेल में देखते हैं। एक एक करके हम बातें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ो। चलिएगा, नजर आ रहा है सबको? FTR income will not form part of any head of। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं 3 रिजीम्स है ये, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मिसाल ले रहा हूं मैं कि प्राइस बॉन्ड आप जीत गए और प्राइस बॉन्ड की इनकम आती है किसमें? एफटीआर में आती है। या इंटरेस्ट इनकम आपने अर्न कर ली, और इंटरेस्ट इनकम मैंने बताया था कभी एफटीआर में भी आती है, कभी किसमें भी आती है? एनटीआर में भी आती है। तो चलो मैं आपसे कहूँ कि आपने वो वाली इंटरेस्ट इनकम अर्न कर ली जो किस में आती है? तो जब आप ये कह दोगे ना कि ये इंटरेस्ट इनकम एफटीआर में आती है,
तो अब आपसे मैं अगला सवाल पूछूं कि ये जो एफटीआर की इनकम, ये जो इनकम है, ये किस हेड में फॉल करती है, ये किस हेड में फॉल करती है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर इसका हेड ना पूछें हमसे, इसका हेड ना पूछें, क्योंकि जो इनकम एफटीआर में फॉल कर जाती है फिर हम उसको इससे जानते हैं कि ये एफटीआर इनकम है, फिर हम उसको हेड के नाम से नहीं पुकारते, फिर हम उसको हेड के नाम से नहीं पुकारते। हालांकि देखा जाए तो होगी वो इनकम, और इनकम फ्रॉम, मिसाल लेता हूं मैं, डिविडेंड इनकम मिसाल ले रहा हूं मैं। क्या मिसाल ले रहा हूं मैं, देखो जरा, डिविडेंड इनकम। आप लोगों ने पढ़ा है कि डिविडेंड इनकम क्या होती है? आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा होगा, जब आप बिजनेस का इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ते होगे तो आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या करती है? जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, उसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि जब ये डिविडेंड आएगा तब हम पढ़ लेंगे इसको। सही है, डिविडेंड को तफसील से पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है और टेक्निकल डेफिनेशन है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो हमें इसको बहर तौर तबीयत से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक सेकंड दे दो। ठीक है, हमें इसको तबीयत से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने बड़ी मुख्तसर से इसका तारुफ आपको बता दिया है कि डिविडेंड इनकम हम किसको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ, आफ्टर द टैक्स होगी ना सर डिविडेंड इनकम? बिल्कुल आफ्टर द टैक्स होगी, मुझे लिखना दे बेटा, शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्या लिखा मैंने? डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमाउंट, कंपनी जो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का, मिसाल के तौर पर कंपनी का प्रॉफिट आया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स लग गया 29 लाख रुपए का, 29 लाख रुपए लेस करने के बाद कितने आ गए? 71 लाख रुपए। 71 लाख रुपए को वो शेयर होल्डर्स में क्या कर देगी? मिसाल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अब मैं अगर शेयर होल्डर हूँ तो मुझे जितने भी पैसे मिले, मिसाल ले रहा हूँ मैं, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, मेरे हिस्से में आ गए 10,000 रुपए। कितने आ गए? 10,000 रुपए। तो मेरी इनकम कितनी होगी? 10,000 रुपए। मेरी इनकम कितनी है? 10,000 रुपए। और लॉ ये कहता है कि ये जो डिविडेंड इनकम है, जो मिलने वाले को जो मिल रही है, देने वाले की बात नहीं कर रहा, वो तो टैक्स के बाद ही कंपनी देगी, मिलने वाले को जो मिल रही है, लॉ में मैं सेक्शन 39 आपको दिखाऊंगा, तो लॉ के अंदर डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है, हेड ऑफ इनकम में लिखा हुआ है। लेकिन फिर डिविडेंड के सेक्शन में जाते हैं तो लॉ बोलता है डिविडेंड को आप टैक्स करोगे किसके अंडर? किसके अंडर? एफटीआर के अंडर टैक्स करोगे। तो जब मैं कहूं कि डिविडेंड टैक्स एफटीआर में होगा तो फिर मैं उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर क्लासिफाई नहीं करूंगा, मैं उसको पुकारूंगा नहीं कि वो देखो हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बाशिंदा जा रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम जा रही है, वो देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम जा रही है। फिर मैं इसको यूं नहीं बोलूंगा, फिर मैं इसको बोलूंगा कि ये वो इनकम जा रही है जो किस में टैक्स होती है? एफटीआर में टैक्स होती है। ये एफटीआर की खुसूसियत है। एफटीआर कहती है कि जो मेरे अंडर आ गया उसको फिर तुम मेरे नाम से मंसूब रखो, किसी और के नाम से मंसूब ना रखो। लेकिन एनटीआर के अंदर जो इनकम आती है उसमें हमने ये नहीं किया था, हमने कहा सैलरी इनकम है, वो सैलरी के हेड में भी जा रही है और वो रिजीम एनटीआर की रिजीम है, तो हम ये भी बोलेंगे कि ये इनकम सैलरी के हेड में है और रिजीम कौन सी है? एनटीआर है। दोनों बातें सही हैं। लेकिन कोई इनकम अगर एफटीआर में आ जाए तो एफटीआर काफी पजेसिव हेड है,
गुस्से वाला हेड है, वो कहता है जो इनकम मेरे हेड के अंडर आ जाए फिर तुम उसको किसी जो इनकम मेरी रिजीम के अंदर आ जाए, जो इनकम मेरी रिजीम के अंदर आ जाए उसको फिर तुम किसी हेड के नाम से याद न रखो, न पुकारो। ये बात समझ आ रही? कभी आईक्यूब के सजेस्टेड सॉल्यूशंस के अंदर भी ना हेड के नाम के अंडर लिखी, मिसाल ले रहा हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड इनकम। आपने नहीं लिखना, आपने ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि वो जो डिविडेंड इनकम है वो कौन सी इनकम होगी? एफटीआर की इनकम होगी। तो हम यूं हेडिंग डालेंगे, एफटीआर इनकम या इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर, उसके नीचे लिख देंगे डिविडेंड इनकम, प्राइस बॉन्ड, प्राइजेस एंड विनिंग्स, इंटरेस्ट, जो भी एफटीआर की इनकम होती है उसको हम लिखेंगे इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर। क्यों ऐसा करते हैं? सर हम उसको किसी हेड के नाम से नहीं पुकारते, लॉ की रिक्वायरमेंट है। लॉ कहता है कि जो एफटीआर की रिजीम में आ जाए अब वो किसी हेड में क्लासिफाई नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है सर, आगे बताएं और एफटीआर की क्या खुसूसियात हैं? आसान बात थी ये, तो कोई टेक्निकल बात नहीं थी। अगली बात पढ़ो, यहां से ये वाली, ये डब्बा क्या लिखा हुआ? इनकम टू बी टैक्स अंडर एफटीआर विल बी स्पेसिफाइड अंडर द लॉ टू बी टैक्स एज सच। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि लॉ आपको खास तौर पर बताएगा, नाम लेकर बताएगा कि देखो ये वाली डिविडेंड इनकम ये किसमें फॉल करेगी? एफटीआर में फॉल करेगी। ये देखो ये प्राइजेस एंड विनिंग्स ये किसमें फॉल करेगा? ये देखो ये बोनस शेयर्स रिसीव हुए हैं, ये किसमें फॉल करेगा? एफटीआर। ये मैं ऐसी मिसालें दे रहा हूँ, ये आगे सारी मिसालें आप देखोगे, जब पढ़ोगे तो पूरा हम इसको तसल्ली से पढ़ेंगे, इसकी कैलकुलेशंस होंगी, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इस पर टैक्स लगाते हैं। ये मैं सिर्फ अभी नाम ले रहा हूँ तो आप नाम लिख लो। ये सारी एफटीआर में जाती हैं, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बोनस शेयर्स मिलते हैं वो एफटीआर में जाते हैं, प्राइस बॉन्ड्स, प्राइजेस एंड विनिंग्स ये एफटीआर में जाते हैं। मैंने बताया अभी है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी फिर से ये बात है। तो लॉ उनका नाम लेकर बताएगा, लॉ नाम लेकर बताएगा कि डिविडेंड इनकम है, इसको किस में डाल दो? एफटीआर रिजीम में। इसको कैसे टैक्स करो? एफटीआर की रिजीम में टैक्स करो इसको। लॉ नाम लेकर बताएगा। तो सर क्या एनटीआर का लॉ नाम लेकर नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। मैंने कहा जिसका भी नाम नहीं लेगा वो सारा के सारा ऑटोमेटिक किस में चले जाएगा? लॉ नाम लेकर बताएगा किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। इसके लिए नाम लेकर बताएगा कि डिविडेंड इनकम को किस में टैक्स, कैसे टैक्स किया जाए? फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स किया जाए। सर्विस इनकम को किस में टैक्स किया जाए? मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स किया जाए। मिसाल के तौर पर, अभी आएगा आगे जब इसको समझाऊंगा तब बात करेंगे इसकी। इसका नाम लेकर लॉ बताएगा। इसमें जो जाएगा लॉ उसका नाम लेकर बताएगा कि कौन सी इनकम एफटीआर के तहत टैक्स होनी चाहिए, किस पर एफटीआर का डंडा चलेगा, किस पर एमटीआर की लाठी चलेगी और किस पर एनटीआर का मैकेनिज्म चलेगा। क्या लॉ ये नाम लेकर बताएगा? एनटीआर में लॉ नाम लेकर नहीं बताएगा। ऑटोमेटिक जो इधर भी नहीं जाएगा, जो इधर भी नहीं जाएगा, वो किधर चला जाएगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। यानी लॉ कहीं भी ये नहीं लिखता कि सैलरी को आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करो। लॉ ये कहीं नहीं लिखता आप रेंटल इनकम को नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करो, कहीं नहीं लिखता लॉ। लेकिन ना सैलरी इधर आती है ना इधर आती है, तो सैलरी कहाँ जाएगी? ना रेंटल इनकम इधर आती है, ना रेंटल इनकम इधर आती है, ना रेंटल इनकम इधर आती है, तो रेंटल इनकम ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी? एनटीआर। बात समझ आ रही है? तो मैंने फिर ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए मेरे बच्चों? ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया और हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। दोनों क्लियर है? जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। क्या लिखा हुआ देखो, टैक्स रेट्स विल बी स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। तो सर इस पर वो नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा?
आपने बताया था नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, नॉर्मल स्लैब रेट इस पर नहीं लगेगा, इस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा। एफटीआर की जो इनकम होगी लॉ हमें अलग से बताएगा कि उस पर टैक्स रेट कौन सा लगना चाहिए। मिसाल के तौर पर डिविडेंड के ऊपर टैक्स का लॉ हमें अलग से रेट बताएगा कि डिविडेंड पे 15% लगना चाहिए। प्राइजेज एंड विनिंग्स पर जीतो पाकिस्तान से जो तुम प्राइज जीतोगे उस पर कितना लगना चाहिए, 20% लगना चाहिए, लॉ अलग से बताएगा। बोनस शेयर पे कितना लगना चाहिए, आपको नहीं पता बोनस शेयर क्या होता है, आपको बताने पता वो करने की भी जरूरत भी नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ तो नाम लिख लो, बस खत्म बात। बोनस शेयर की इनकम भी एफटीआर की इनकम होती है, उस पर 10% लगता है, ये हम लॉ आगे जाके देखेंगे। तो लॉ ये भी बताएगा कि ये वाली अमाउंट या ये वाली इनकम एफटीआर में टैक्स होगी, और वो ये भी बताएगा कि उसका रेट क्या है। सर क्या वो भी फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ होगा? हाँ, फर्स्ट शेड्यूल में सारे रेट लिखे होंगे, सारे रेट फर्स्ट शेड्यूल में। तो सर क्या इस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा? क्या इस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नॉर्मल स्लैब रेट किस पर लगेगा? सिर्फ एनटीआर वाली इनकम पर लगेगा। वेरी गुड, जबरदस्त, आगे आ जाओ। ये बात भी मैं आपको किसी हद तक समझा चुका हूं पहले। एफटीआर की इनकम की एक और क्या खुसूसियत आ गई, जरा देखो जल्दी से मेरे बच्चों। एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एफटीआर इनकम। तो क्या ये बात हमने पहले देख ली थी? मैंने आपको बताया था कि प्राइस की इनकम से आप एक्सपेंस लेस, इंटरेस्ट की इनकम से आप अगर एफटीआर में जा रही है तो एक्सपेंस लेस, इसी तरह डिविडेंड की इनकम से भी आप एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। तो ये आसान बात है। लेकिन क्या एनटीआर की इनकम से एक्सपेंस लेस हो रहा था? यस सर। गुड, वहां से हो रहा था। सर आगे आ जाओ। देखो क्या लिखा है मेरे बच्चों। क्या एफटीआर की इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस होंगे? एफटीआर की इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस नहीं होंगे। तो सर एक्सपेंसेस भी लेस नहीं होंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस नहीं होंगे। सर ये तो बड़ी गुस्से वाली इनकम लगती है, ये तो बड़ी नखरे वाली इनकम लगती है। हमने कहा जी ऐसा ही है भाई, ये एफटीआर की इनकम की खुसूसियात है। मैंने कहा था ना कि ये तरीका है कैसे किसी इनकम को टैक्स किया जाए। 3 भाई हैं, एक जरा शरारती है, वो थप्पड़ मार के ट्रीट होता है, उसको प्यार से ट्रीट आप नहीं कर सकते। जेल में 3 मुजरिम हैं, एक ने सिर्फ मस्जिद से चप्पल चोरी की है, एक ने बंदा खड़का दिए, और दूसरे ने और तीसरे ने प्राइम मिनिस्टर के घर पर डाका मारा है। तो क्या तीनों का ट्रीटमेंट सेम होगा? नहीं नहीं सर, तीनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा। एक को 3rd डिग्री दी जाएगी, एक को फांसी की सजा दी जाएगी, और एक को 2-4 थप्पड़ लगा के बोले जाएगा आइंदा मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं करना भाई। बात समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रिजीम्स हैं बेसिकली ये क्या है, दीज आर द वेज ऑफ टैक्सिंग एनी इनकम, कि हम किसी इनकम को किस तरह से ट्रीट करके उसको किस तरह से टैक्स करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा भाई, तो इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और बताएं सर, और इसकी क्या खुसूसियत है? क्या लिखा हुआ है देखो, टैक्स क्रेडिट्स भी इसमें से लेस नहीं हो सकते। सर एनटीआर की इनकम में से तो आप लेस कर रहे थे, जी कर रहा था, एफटीआर की इनकम में से लेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और बताएं सर, एफटीआर की खुसूसियत और बताएं, अभी देखते हैं। अच्छा, जब एफटीआर में से एक्सपेंसेस लेस ही नहीं हो सकते तो क्या लॉस आ सकता है? हमने एनटीआर में लिखा था कि लॉस आ सकता है, तो क्या एफटीआर में लॉस आ सकता है कभी? इतना सोच क्या रहे हो? जब इसमें से एक्सपेंसेस लेस ही नहीं हो सकते तो क्या लॉस आ सकता है? कभी भी लॉस नहीं आ सकता, कभी भी लॉस नहीं आ सकता। ना लॉस आ सकता है, नॉर एनी लॉस एडजस्टमेंट ऑफ अदर हेड इज अलाउड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, मैं ऐसी मिसाल लेकर आपको समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास डिविडेंड इनकम आ गई। क्या आ गई? डिविडेंड इनकम आ गई, और डिविडेंड इनकम आपके पास आ गई ₹1,00,000 की।
डिविडेंड इनकम आपके पास ₹1,00,000 की आ गई, और आपको पता है कि ये कौन सी इनकम है, और फिर आपके पास बिजनेस इनकम आ गई। मिसाल के तौर पर बिजनेस का लॉस आ गया आपके पास, मिसाल के तौर पर 70,000। तो मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों को नेट कर सकता हूँ? क्या मैं ये करके लिख सकता हूँ? क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? हमने कहा नहीं सर, आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि लॉ ने साफ कह दिया, क्या कह दिया? लॉस नॉर एनी लॉस एडजस्टमेंट ऑफ अदर हेड इज अलाउड। कार्ड लगा हुआ था मुझे इसमें, ये तुमने सही किया, कार्ड लगा दिया। मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया तो मैंने कहा कार्ड फिर लगा हुआ होगा, रिकॉर्ड शुरू हो गया ये, तो मैंने शुरू कर दी थी क्लास। ठीक है, चेक कर लो सारी सेटिंग्स वगैरह, वैसे तो मैंने देख ली थी। तो दूसरे हेड की लॉस एडजस्टमेंट को भी वो अलाउ नहीं करेगा। यानी कि ये ₹1,00,000 बिजनेस इनकम को बोलेगा इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे साथ गले लग गए हो आप, और आपने अपने आप को मुझसे एडजस्ट कर लिया है, इतना फ्री नहीं करा रहा मैं आपको। अरे भाई, आप क्यों फ्री नहीं करा रहे हो? डिविडेंड इनकम ने कहा क्योंकि मैं कौन सी इनकम हूँ? FTR की इनकम हूँ। मैं आपको गले नहीं लगा सकता और मैं आपको तसल्ली दिलासा नहीं दे सकता। सर लेकिन अगर ये ऐसे होता, मिसाल ले रहा हूँ मैं तो क्या ये लॉ अलाउ कर देता? पता नहीं सर, हमें आपने पढ़ाया नहीं, लॉसेस आपने पढ़ाया नहीं है, उनसे पूछ क्यों रहे हैं? पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अलाउ कर देता। ये अलाउड नहीं है, ये वाली चीज़ अलाउड, नॉट अलाउड। लेकिन ये क्या है? अलाउड है। यानी कि FTR की इनकम के बहुत नखरे हैं। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, बस मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया जितना आपको समझने के लिए काफ़ी है। अच्छा, ये पढ़ो जरा। टैक्स पेड अंडर FTR विल बी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया था कि मिसाल के तौर पर जीतो पाकिस्तान से किसी ने बाइक जीती, या जीतो पाकिस्तान से किसी ने ₹1,00,000 का कैश प्राइस जीता, और उसने ₹1,00,000 में से 20% क्या कर लिया? टैक्स काट लिया, और उसको ₹80,000 दे दिए, बोला आपका टैक्स जमा हो गया। सही है। तो अब उस अमाउंट के ऊपर क्या मजीद कभी कोई टैक्स लग सकता है? नहीं लग सकता। अब मजीद उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज हो गया। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि वो डिडक्ट भी किया जा सकता है और कलेक्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और याद रखना जरा, क्या लिखा है? कलेक्टेड या डिडक्टेड? क्या लिखा है? एट सोर्स। जब भी ये वाला वर्ड मैं यूज करूं ना, एट सोर्स, एट सोर्स, एट सोर्स, तो इसका क्या मतलब होता है? एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ इनकम। ये टैक्स कब काट लिया जाएगा? जैसे ही ये इनकम जनरेट हो रही होगी, जैसे ही ये जिस पॉइंट पर अराइज हो रही होगी, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये हो गया एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ इनकम। जैसे ही ये इनकम जनरेट हो रही होगी, यानी देते वक्त ही आपसे टैक्स क्या काट लिया जाएगा? ऐसे नहीं होगा कि आपको पूरे पैसे दे दे, बैंक आपको बोले ये लो भैया पूरा सूद रखो ₹1,00,000 का, साल खत्म हो जाए तो इसमें से टैक्स जमा करा देना। ऐसा नहीं होगा। बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा भैया ₹1,00,000 की आपको मैंने इंटरेस्ट दिए, तक ₹20,000 उसमें से काट लेगा और 80 देगा आपको। तो बैंक स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, आप जब बैंक स्टेटमेंट देखेंगे ना तो ₹1,00,000 पहले आते हुए नजर आ रहे होंगे, फिर ₹20,000 जाते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी नेट आपके बैंक में कितना आएगा? सिर्फ 80,000।
यानी आपसे पूछेगा नहीं, आपको बताएगा नहीं, आपको टाइम नहीं देगा, बाद में नहीं काटेगा, उसी वक्त जिस टाइम के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर वो इनकम जनरेट हो रही है, उसी पॉइंट के ऊपर क्या कट जाएगा? टैक्स कट जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, लेकिन सर क्या हर इनकम जहां पर एट सोर्स टैक्स कट रहा है, क्या वो एफटीआर होता है? क्या वो एफटीआर होता है? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जो एफटीआर होता है वहां पर आपको हर जगह ही एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन टैक्स कटता हुआ नजर आ रहा होगा। फिर से सर, क्या हर जगह जहां मुझे एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन टैक्स कटता हुआ या कलेक्ट होता हुआ या डिडक्ट होता हुआ नजर आए, क्या वो एफटीआर इनकम है? क्या वो मैं देख के कसम खा लूं, उसके ऊपर उंगली रख लूं कि ये एफटीआर की इनकम है क्योंकि उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन टैक्स डिडक्ट हो रहा है? नहीं कहा नहीं, जज़ाकल्लाह बेटा पानी पिला देना। नहीं, लेकिन जो एफटीआर की इनकम होगी उसमें तो ये जरूर ही हो रहा होगा। मतलब यूं कह लो कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन सोना जो होगा वो तो हमेशा चमकेगा। यूं बात है, इसकी यूं मिसाल है। एग्जाम्पल दे के समझा दें सर, अभी समझा देते हैं। किसी कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में आते हैं 2 लाख रुपए। 50,000 रुपए का टैक्स कट जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जैसे ही इनकम मिल रही है उस वक्त टैक्स कट गया? लेकिन क्या सैलरी इनकम एफटीआर की इनकम है? नहीं। क्या वो एफटीआर की कैटेगरी में नाम से लॉ में लिखी हुई है? नहीं। तो टैक्स तो कट गया, लेकिन वो एफटीआर का टैक्स नहीं है। वो क्या है? वो कुछ और है। उसे हम कहते हैं विद होल्डिंग हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? विद होल्डिंग हो गई। और वो विदहोल्डिंग एडजस्टेबल है। वो विदहोल्डिंग क्या है? वो विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है एनटीआर में? वो एडवांस में टैक्स कट गया, वो सैलरी का टैक्स एडवांस में कट गया, वो विदहोल्ड हो गया, और वो विदहोल्डिंग टैक्स क्या हो जाता है बाद में? एडजस्ट होता है। लेकिन वो एफटीआर का टैक्स नहीं होता। सर दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही इनकम जनरेट हुई, जैसे ही इनकम पैदा हुई, आपने टैक्स काट लिया, ये एफटीआर लग रही है, दिखने में हमें लग रही है, फील आ रही है। हमने कहा फील आ रही है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि एफटीआर होने के लिए तो क्या शर्त है कि लॉ उसको स्पेसिफाई करेगा ये कौन सी इनकम है? एफटीआर की इनकम। अच्छा भाई, आ जाओ। एडवांस टैक्स नॉट एडजस्टेबल नॉट डिडक्टेबल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि मिसाल के तौर एग्जाम्पल से समझ आएगा। मैं सारी एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, जाहिर सी बात है, आप लोग अपने पास लिख रहे हो। एडवांस टैक्स हमने एनटीआर में पढ़ा था एडजस्टेबल है, जबकि यहां हम क्या लिख रहे हैं? नॉट एडजस्टेबल। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि मिसाल के तौर पर मिस्टर असलम है, और मिस्टर असलम ने टेलीफोन के ऊपर भी टैक्स दिया है पूरे साल में मिस्टर असलम ने मोबाइल में कार्ड जो रीलोड कराया उस पर भी टैक्स दिया है, इंटरनेट के ऊपर भी टैक्स दिया है, और उसने पूरे साल में यूँ समझ लो 50,000 रुपये का क्या दिया है? एडवांस टैक्स दिए। अब उसकी डिविडेंड इनकम आ रही है, कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है। कंपनी क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। कंपनी डिविडेंड दे रही है, और कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है 1 लाख रुपए का, और कंपनी 1 लाख रुपए का डिविडेंड दे रही है। तो मैंने आपको बोला कि डिविडेंड पे टैक्स कितना होता है? 15%। तो कंपनी 1 लाख पर टैक्स दे रही है, तो क्या पूरे लाख रुपए देगी उसको? ये कंपनी 1 लाख का डिविडेंड दे रही है, तो क्या कंपनी पूरे उसको 1 लाख दे देगी? नहीं। कितने पैसे काट लेगी? 15,000 काट लेगी रफली। तो उसको जेब में कितने आएंगे? 85,000। तो क्या वो कंपनी को ये कह सकता है, ए कंपनी रुक जा, मेरा 15,000 रुपए का टैक्स मत काट, क्योंकि मैंने पूरे साल में क्या पे किया हुआ है? पहले से एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, उसको तो देख ले, थोड़ा सा मुझ पे रहम तो खा ले। मैंने पहले से एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, उसको एडजस्ट तो कर ले। कंपनी क्या बोलेगी? हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी जो डिविडेंड हम तुमको दे रहे हैं, हम उस पर 15% का टैक्स काट लेंगे।
तो सर वो जो मैंने 50,000 पूरे साल में टैक्स दिया हुआ है वो इस डिविडेंड से एडजस्ट नहीं हो सकता? नहीं, इस डिविडेंड की इनकम से वो एडजस्ट, इस डिविडेंड के टैक्स से वो एडजस्ट नहीं होगा। क्या ये बात आपकी समझ आ रही है? कंपनी तो जरूर 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 उसको वो 1 लाख रुपए देते हुए 15% का टैक्स काट लेगी। तो सर फिर वो जो 50,000 रुपए का टैक्स है उसको क्या करें? हमने कहा उसको बाकी की जो इनकम्स हैं, जो NTR वाली इनकम है, उसको उसमें क्या कर लेना, तुम एडजस्ट कर लेना। और सर अगर वो वहां पे भी एडजस्ट ना हो पाए तो क्या करें? तो रिफंड ले लेना, टैक्स वाले से क्या ले लेना? रिफंड ले लेना। रिफंड बहुत मुश्किल से होता है, रिफंड आमतौर पर नहीं होता, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्योंकि आपका बैलेंस पड़ा हुआ है ना, आपने पहले से टैक्स जमा करा दिया, आपने पहले से पैसे पे कर दिए। ये तो ऐसा ही हो गया, आपने मोबाइल के अंदर पहले से कार्ड लोड कर दिया 10,000 रुपये का। मोबाइल कंपनी ने बोला भैया ये 10,000 रुपये आप इस्तेमाल करते रहोगे तो आप पहले से 10,000 रुपये दे दो। आपने 10,000 दे दिए, आपने इस्तेमाल किया 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 किया, साल ख़त्म हो गया, लेकिन 10,000 पूरे नहीं हुए, 3,000 रुपये बच गए। तो क्या ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन होगा, यूफोन के दफ्तर जाके या तो उससे 3,000 रुपये का कैश ले लो, या फिर क्या करो, या फिर कि यूफोन बोलेगा ये 3,000 रुपये अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको अगले साल इस्तेमाल कर लेना। ये होता है ना। तो इसी तरह आपने टैक्स पहले से पे किया हुआ है, फ़ोन पे, बिजली के बिल पे, इधर उधर, वो एडवांस टैक्स है, आपका पहले से प्रीपेड टैक्स है, आपका पहले से प्रीपेड क्रेडिट है। लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं हो सका, इस्तेमाल नहीं हो सका, किसी इनकम के टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सका, तो फिर वो क्या हो जाएगा? या वो रिफंड हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा? अच्छा मेरे बच्चों, इसकी एग्जांपल्स क्या थी मैंने आपको बता भी दी थी, आ गई हैं, लिखी हुई भी आ गई हैं आपके सामने। विनिंग फ्रॉम प्राइस बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड की विनिंग भी किसमें जाती है मेरे बच्चों? प्राइस बॉन्ड की इनकम भी FTR में जाती है। अदर प्राइसेस इन विनिंग 20%, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक 20%, डिविडेंड इनकम 15%। ये एग्जांपल मैं आपको बार बार दे चुका। ये सारी की सारी इनकम FTR में टैक्स होती हैं। तो क्या मुझे बताओ कि ये FTR को क्या आपको अलग से जाके याद करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, FTR की इनकम तो हमें याद हो गई। कैसे याद हो गई सर? FTR की इनकम किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनती। FTR की इनकम वो होगी जो लॉ स्पेसिफिकली बताएगा कि ये FTR की इनकम है। FTR की इनकम में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं होता, डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस नहीं होता, टैक्स क्रेडिट भी लेस नहीं होता, कोई उसमें लॉस आ भी नहीं सकता, किसी और हेड का लॉस उससे एडजस्ट हो भी नहीं सकता। ठीक है, इसके रेट भी अलग से लॉ में मेंशन्ड होंगे। और बताओ क्या था पढ़ा था हमने? और हमने कहा था कि जो भी टैक्स पे होगा वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा, टैक्स एट सोर्स कलेक्ट हो रहा होगा, और जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्टेबल भी नहीं होगा। और मैंने फिर कुछ एग्जाम्पल भी उसकी आपको लिख कर दे दी। एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका है ये। FTR की इनकम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ 5 मार्क्स का। तो अब मुझे बताओ कि क्या आपको ये याद करने की ज़रूरत है? अब देखो, लॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं देखूं तो आप कह सकते हो कि सर ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, देखिए इसमें सब थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी 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 थ्योरी। लेकिन मैं इसको थ्योरी का क्वेश्चन पूरा नहीं मानता, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आपकी बेस है ये, कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बेस के ऊपर आप लोग हल करोगे। तो क्या इज इट एनी मोर थ्योरेटिकल पार्ट? दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट। ये तो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, इसकी बेसिस पे तो आप कैलकुलेशन करोगे, और इतनी कैलकुलेशन करोगे आगे, इतने सवालात करोगे आगे कि क्या ये चीज़ फिर आपके दिमाग से निकलेगी? आप कभी भी FTR की इनकम से एक्सपेंस लेस नहीं करोगे तो क्या आपके दिमाग से निकलेगा ये? आप कभी भी इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं करोगे, आप कभी इसमें से टैक्स क्रेडिट लेस नहीं करोगे, आप कभी इसको लॉस से एडजस्ट नहीं करोगे। तो ये चीज़ तो वो उसूल हैं जो आप पूरे पेपर के, पूरे सेशन के अंदर इसके ऊपर क्या करोगे? अमल दरामद करोगे। तो क्या ये कोई भूलने वाली चीज़ है? कोई भूलने वाली चीज़ नहीं। अच्छा भाई, ये बात हो गई। तो मैंने आपको ये वाली रिजीम बता दी, मैंने आपको ये वाली रिजीम भी
FTR भी बता दी। ऐसा ही है। अब किसकी बारी है? मिनिमम टैक्स रिजीम की बारी है। अच्छा भाई, तो मिनिमम टैक्स रिजीम के बारे में मैं ज़्यादा बातें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मिनिमम टैक्स, अच्छा मज़े की बात बताऊं मैं आपको, ये दोनों चीज़ें आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि खुशबू के लिए तड़का डाला जाता है, सिर्फ इतना है ये आपके कोर्स में, यानी इतना मामूली है, ये इतना मामूली है पूरे कोर्स में ये दोनों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें टेक्निकल है। इन दोनों चीज़ों की कैलकुलेशंस मुश्किल है, आसान नहीं। तो ये CA इंटर के लेवल पर इसकी टैक्सेशन बहुत मामूली है, यानी कि जो FTR में आसान चीज़ें होंगी ना, बिल्कुल इजी, वो है आपके कोर्स के अंदर बस। यानी कि मैं कहूँगा कि FTR का सिर्फ 2% है। फिर मिनिमम टैक्स रिजीम का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, 1-2 एग्जाम्पल्स हैं बस। ये भी मैं आपसे कहूँ कि 2-3% है। तो सर इसका भी 95%, 97% और इसका भी 95-97% कोर्स कहाँ है? CA फाइनल में है, CA इंटर में नहीं है। ये CA इंटर में बहुत मामूली है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत टेक्निकल है। जब आप CA फाइनल में जाएंगे तो CA फाइनल में सवाल आएगा, उसके अंदर NTR भी होगा, MTR भी होगा, FTR भी होगा, तीनों की कैलकुलेशन होंगी, सुपर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम टैक्स, ये टैक्स, अला टैक्स, बला टैक्स, सारी कैलकुलेशन एक ही सवाल में आ रही होगी। 25 मार्क्स का सवाल होगा, खतरनाक किस्म का। CA इंटर में ऐसा नहीं। CA इंटर के अंदर सवाल आसान आएगा। CA इंटर में जो सवाल आएगा वो 90% किस पे बेस करेगा? वो 90% किस पे बेस करेगा? NTR पे। हल्का फुल्का 1-2 चीज़ छोटी मोटी जो सीधी सादी सी हैं, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्राइजेज एंड विनिंग्स आ गई, वो आपके पास FTR का आ जाएगा। MTR बहुत ही मामूली है, बहुत ही मामूली, ठीक है। तो इसकी डिटेल नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन जितना मैं आपको समझा सक रहा हूँ इसके उसूल समझा रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक। अब मैं किसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा, इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे हम, क्योंकि इसका आपकी बुक के अंदर एक राइटअप लिखा हुआ है, वो जब हम पढ़ेंगे बिजनेस इनकम के साथ तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको सिर्फ मैं इतना समझा रहा हूँ कि आपको फ़र्क पता लग जाए। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि लॉ के अंदर जो इनकम FTR में जाएगी वो लॉ मेंशन करेगा, स्पेसिफाई करेगा, तो इसी तरह जो इनकम MTR में जाएगी वो भी लॉ क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा कि ये वाली इनकम किस में जाएगी? MTR में जाएगी। क्या बात आपकी समझ आ रही है? अच्छा, जब लॉ ये कहता है ना कि ये इनकम MTR में जाएगी, जब लॉ क्या कहता है, जब लॉ ये कहता है कि कोई इनकम MTR में जाएगी, किस में जाएगी? MTR में जाएगी, तो बेसिकली वो इनकम MTR में भी जाती है और NTR में भी जाती है। ये क्या बात हो गई सर? जी, लॉ जब भी किसी इनकम को ये बोलेगा ना कि ये इनकम MTR में जाएगी, किस में जाएगी? मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट इनकम, मिसाल के तौर पर कौन सी इनकम? एक्सपोर्ट इनकम, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसकी एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लॉ बोलता है कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो वो किस में जाएगी? कौन सी रिजीम में जाएगी? पहले ये FTR में होती थी, लॉ चेंज हो गया है और अब ये FTR से निकल के किस में आ गई है? अब लॉ बोलता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स MTR में जाएगी। जैसे ही लॉ ने ये कहा
कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एमटीआर में जाएगी, हमने फौरन से दिमाग में ये डब्बा ले आए और हमें पता चल गया कि सर लॉ बोल तो रहा है कि एमटीआर में जाएगी, लेकिन ये एमटीआर में भी चेक करेंगे, एनटीआर में भी चेक करेंगे, एमटीआर में भी जाएगी, एनटीआर में भी जाएगी, दोनों में जाएगी। दोनों में जाएगी, इससे क्या मुराद है सर? कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? सर कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी वो बताएं ना। एमटीआर के हिसाब से होगी कि एनटीआर के हिसाब से होगी? एमटीआर के रेट के हिसाब से होगी या एनटीआर के रेट के हिसाब से होगी? क्योंकि आपने बोला कि लॉ बताएगा कि ये एमटीआर में जा रही है, तो सर इसका रेट भी फिर कौन बताएगा? लॉ बताएगा। इसका रेट अलग होगा एमटीआर का, इसका रेट अलग होगा एनटीआर का, तो सर ये रेट लगाएं या ये रेट लगाएं? आपने कहा यही तो यहाँ पे खास बात है, ये रेट भी लगाओ, ये रेट भी लगाओ, फिर दोनों में से जो हायर होगा लॉ बोलता है हम आपसे बोलेंगे। सर ये तो इधर भी गन रख दी, इधर भी गन रख दी, मैंने कहा जिसमें ज्यादा बड़ी वाली गोली है वो चले। तो सर ये तो एफटीआर से भी खतरनाक हो गया, ये तो एफटीआर से भी खतरनाक हो गया। अलग से रेट भी दे दिया, फिर बोला कि नहीं 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 अलग से रेट तो लगा के चेक करो, लेकिन क्या भी रेट लगा के चेक करो, नॉर्मल स्लैब रेट वाला भी रेट लगा के चेक करो, दोनों में से जो हायर होगा हम तुमसे वो लेंगे। ये ज्यादा खतरनाक वाला केस है, ये ज्यादा खतरनाक वाला केस है। मैं इसकी एक एग्जांपल छोटी सी आपको बता रहा हूं, लेकिन आपके ये सीए फाइनल में आता है, ये सीए इंटर का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आ जाए डिस्काउंट मार देना, आपके कोर्स का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। एक कंपनी की मिसाल ले रहा हूं मैं, किसकी मिसाल ले रहा हूं? और वो कंपनी ने लोकल सेल्स भी करी है और साथ में क्या भी करी है? एक्सपोर्ट सेल्स भी करी है। टोटल सेल उसने पूरे साल में कितनी करी है? 60 मिलियन की सेल्स करी है। कितनी करी है? 60 मिलियन की सेल्स करी है। अच्छा, मैं यहीं पर, मैं पिछली क्लास में भी सोच रहा था अब बताऊं, फिर मेरे जहन से निकल जाता था। यहीं पर मैं आपको उसूल बताऊंगा कि मैं किसी भी फिगर को रीड जब कर रहा हूं तो मैं उसको कैसे रीड कर रहा हूं। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, आपको पता है मिलियन किसको बोलते हैं, करोड़ किसको बोलते हैं, अरब किसको बोलते हैं, खरब किसको बोलते हैं। अरबों खरबों की तो कैलकुलेशन आप लोग करते हैं ना कि मैं फ्यूचर के अंदर अरबपति बन जाऊंगा, इतने अरब कमा लूंगा, तो वो अरब खरब, वो कॉमा किधर लगता है, क्या लगता है, मैं 2 मिनट लूंगा और आपको ज़रा समझा दूँ। मिसाल के तौर पर मैं अगर फिगर लिख रहा हूं और मैंने कभी ऐसी फिगर लिख दी, मैंने आपके रजिस्टर में ऐसी फिगर लिखी हुई देखी, तो मैं माइंड कर जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा। मैं किसी के रजिस्टर में ऐसी फिगर ना देखूं विदाउट कॉमा, विदाउट कॉमा फिगर मैं किसी के रजिस्टर में ना देखूं। बीच में कॉमा नहीं लगे हुए सर, जीरो लगाया, मैं पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी फिगर आप लिखोगे कि रजिस्टर में, तो आपने करना ये है कि आखिरी से 3 जीरो के बाद एक कॉमा लगाना है, इसको ऐसे लिखना है आपने। अगर कोई फिगर आपने ऐसी लिखनी है, मिसाल ले रहा हूं मैं, आप कॉमा कैसे लगेंगे बताओ? आखिरी से 3 डिजिट पीछे हो जाओगे, कॉमा, फिर 3 डिजिट पीछे, कॉमा, फिर 3 डिजिट पीछे, कॉमा। सही है? जैसे ही कॉमा लगते हैं ना, फिगर की शक्ल सामने आ जाती है कि फिगर है क्या। मिसाल के तौर पर आपने अगर पहले ये कॉमा नहीं लगाया ना, मैं जीरो गिनने में लग जाऊंगा। कितने जीरो है? 2 लाख है, 20,000 है, 20 लाख है, 2 करोड़ कितना है पता नहीं है, कॉमा नहीं लगेगा। अच्छा, कॉमा लगा दूंगी। अब मुझे पता लग गया, जो 3 के बाद कॉमे लगा दिया आपने, मुझे पता लग गया। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसे मैं कहूँगा 2 मिलियन। क्या कहूँगा? 2 मिलियन। अंग्रेजी में कहूँगा तो मैं ऐसे कहूँगा 2 बिलियन, और अगर उर्दू में मैं ऐसे कहूँगा तो क्या कहूँगा? 20 लाख रुपए। बात समझ आ रही है? और अगर मैंने कह दिया 2 करोड़ रुपए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 करोड़ रुपए दिए, तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो पता है कैसे लिखूंगा? इसको कहूँगा मैं 2 मिलियन, और अगर मैं 2 करोड़ लिखना चाहूँ तो पता है कैसे लिखूंगा? ये 2 करोड़ है।
उर्दू में है 2 करोड़, लेकिन जब मैं उसको फिगर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं उसको 2,00, अगर मैं ये अगर आप में से कोई इसको 2 करोड़ कह दे, अगर आप में से इसको कोई क्या कह दे तो बेवकूफ़ है। सर वो 2 के बाद कॉमा लगा हुआ है ना, 2 के बाद, तो ये 2 करोड़ हुआ है ना। मैंने कहा ए बेवकूफ़, 2 के बाद 6 जीरो लगे हैं, 6 जीरो मिलियन की निशानी होती है, ये 2 मिलियन है, और 2 मिलियन 20 लाख को कहते हैं। ऐसा ना हो कोई तुमसे 2 मिलियन मांगे 2,00,0000 और तुम उसे 2 करोड़ दे बैठो, वो तो लेके चला जाएगा चूना लगा के आपको। सर हमारे अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं, कैसे चूना लगाएगा, हम तो हैं गरीब। फिर से तो 20 लाख कहते हैं, सो क्या कहते हैं। और अगर मैं इसे उर्दू में कहूँ तो क्या कहूँगा मेरे बच्चों। अगर मैंने आपसे कहा भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 करोड़ रुपए दिए, तो अब आप लोग अपने रजिस्टर में क्या लिखोगे, 20 मिलियन दिए। और 20 मिलियन कैसे लिखोगे, 20,000,000,000। बात समझ आती है। अच्छा 1 अरब दिए, कितने दिए, कितने दिए, 1 अरब। 1 अरब किसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं 1 बिलियन। क्या कहते हैं, 1 बिलियन, 1 बिलियन। अच्छा करोड़ है ना, करोड़, अगर आपको इसको शॉर्ट करना हो कि सर अब ये कितना करोड़ है मुझे याद नहीं रहता, 20 मिलियन तो मुझे याद रहता है, लेकिन अगर वो मुझसे पूछे इसको उर्दू में क्या बोलते हैं तो मैं भूल जाता हूँ। हमने कहा भूल जाते हो तो उसका एक तरीका ये है कि करोड़ के 7 जीरो होते हैं। अगर तुम्हें इसको करोड़ में पढ़ना है तो तुम 7 जीरो को समझो ये करोड़ है, और 2 अलग है, 2 और करोड़ क्या बन गया, 2 करोड़। लेकिन ये 6 जीरो जो है ना ये करोड़ नहीं है। ये बात समझा पा रहा हूं मैं, ये 4-5 क्लास की बातें जो मैं समझा रहा हूं, ऐसी शक्ल से मुझे मत देखो, परेशान कौन शक्ल से, मैं डर जाता हूं, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये 1 बिलियन है, इसको मैं उर्दू में क्या बोलूंगा, या तो मैं इसको उर्दू में बोलूंगा ये 1 अरब रुपए है। क्या है ये, 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं, 100 करोड़ होते हैं। कितने करोड़ होते हैं, 100 करोड़ होते हैं। तो देखो ये 7 जीरो करोड़ के हो गए, तो क्या 100 करोड़ बन गया, ये 100 करोड़ बन गया, ये बन गया। तो 1 अरब इज इक्वल टू 100 करोड़, और 1 अरब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 1 बिलियन। और बिलियन में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं। और करोड़ में बोलना हो तो क्या बोलूंगा मैं उसको, अगर मुझे इसको करोड़ में बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 100 करोड़। ठीक है बच्चों, 100 करोड़। और ये कितना है, ये है 2 करोड़। ये 2 करोड़ है, ये 100 करोड़। लेकिन अंग्रेजी में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको, इसे क्या लिखूंगा, मुझे बता दो ये क्या है। ये बता दो क्या है, आप बता दो बेटा जी। 6,500 करोड़। गुड, बोला तो तुमने सही है। ठीक है, अगला वाला आप बताओ, आप कैसे बोलोगे उसको, 65 बिलियन। आपने भी सही बोला है, आप क्या बोलोगे उसको, 65 बिलियन बोलोगे। आप क्या बोलोगे इसको, 65 बिलियन बोलोगे। उर्दू में कोई बोल दो इसको, 65 करोड़, 6.5 अरब, 65 अरब।
देखा, समझाने के बाद भी गलतियाँ चल रही हैं। आप लोगों को समझ आया बेटा? उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? कितना करोड़? करोड़ कितने करोड़ हैं बेटा? आप बताएं कितने करोड़ हैं ये? कितने? सबसे पहले बच्चे ने जवाब दिया था, आप लोगों ने सुना नहीं गौर से। कितने करोड़ है बेटा ये? कितने बोला ये? 6,500 करोड़। गुड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था करोड़ के हैं कितने करोड़ बन गए बोलो? 6,500 करोड़ बन गए। यूं भी बोलेंगे नहीं हम, लेकिन हम जो क्या बोलेंगे 65 अरब बोलेंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। उर्दू में बोलेंगे तो हम इसको 65 अरब बोल देंगे, या 65 बिलियन बोल देंगे। तो क्या अगर मैं आपको कुछ भी बोलूं तो आप क्या सही लिखने के काबिल हो? तो ज़रा लिखो, रजिस्टर निकालो अपना। ये देखने को बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हमने इतना बड़ा सफ़र तय करना है, टैक्स के इतने सारी फिगर्स लिखनी है। और अगर मेरे बच्चों को यही नहीं पता कि कॉमा कितनी फिगर्स के बाद लगता है, और करोड़ किसको बोलते हैं, लाख किसको बोलते हैं, अरब किसको बोलते हैं, तो वो क्या खाक फिगर्स के ऊपर ग्रिप हासिल करेंगे। अच्छा, आप लोग ज़रा लिखो। सबसे पहला मैं जो बोलूँगा आपने उसको लिखना है। 39 करोड़, 39 करोड़, 39 करोड़, 39 करोड़। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कैसे लिखोगे? ज़रा लिखो 39 करोड़। लिखो मेरे बच्चों। नहीं, कोई स्टैंडर्ड की कॉमा, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के कॉमा यूज़ नहीं करने हैं। जो मैंने बोले वही वाले कॉमे यूज़ करने हैं। अपनी तरफ से कोई कॉमे शॉमे पॉमे यूज़ नहीं करने हैं। जो मैं बता रहा हूँ वही कॉमे यूज़ होंगे। 39 करोड़ लिख लिया मेरे बच्चों? अच्छा, 65 लाख, लिख लिया? 7.8 मिलियन, 7.8 मिलियन लिख लिया? 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? 39 करोड़। तो 39 करोड़ हो, 39 करोड़ को आपको लिखना चाहिए 390, 000, 000। कितने बच्चों ने ऐसे लिखा है? ठीक है। अगला मैंने क्या कहा था? 65 लाख, 6,500, 000। कितने बच्चों ने ऐसे लिखा है? गुड। फिर मैंने क्या कहा था? 7.8 मिलियन, 7,800,000। गुड। 25 लाख, 2,500, 000। ऐसे लिखा है? किसने सबसे लिखे हैं? गुड। समझ आ गई बात? तो अब मैं करोड़, मिलियन, अरब जो भी बोलूँ लिख लोगे? समझ आ जाएगी तुम लोगों को? गुड, हो गया। ये ज़रूरी था ये शुरू में ये पता लग जाए, ताकि पूरे बैच में आप लोग ये गलती ना करो। ये मैं एक दफ़ा बताता हूँ, तो भी चूँकि ये जिक्र आ गया तो मैंने बता दिया। अच्छा मेरे बच्चों, अब आ जाओ। ये आप लोगों के सामने एक एग्जांपल आ गई है। एक कंपनी है, और वो कंपनी क्या करती है भाई? सर, वो कंपनी लोकल सेल्स भी करती है और साथ में सेल्स बाहर भी करती है, बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट भी करती है। यानी उसकी टोटल सेल कितनी है? सर, उसकी टोटल सेल तो है 60 मिलियन की। 60 मिलियन किसको कहते हैं भाई? 60 क्या? 6 करोड़। 6 करोड़, 60 कहाँ से? 6 करोड़ भाई। उर्दू में मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा?
6 करोड़। कोई 60 लाख ना बोल दे इसको भाई, 60 लाख बोलोगे तो मुझे तन बदन में आग लग जाएगी मेरे। ये 60 लाख नहीं है मेरे बच्चा, ये 60 लाख नहीं है। 60 लाख तब होता जब 6 के बाद 6 जीरो, तो 60 लाख हो जाता। यहाँ पे 6 के बाद 6 जीरो नहीं है, यहाँ पे 6 कितने जीरो हैं? 7 जीरो हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा भाई? 6 करोड़ रुपए। क्या बोलूँगा इसको मैं? 6 करोड़ रुपए की सेल। 6 करोड़ रुपए की सेल है, जिसमें से लोकल सेल कितनी है? 4 करोड़ की, और एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है? 2 करोड़ की। अच्छा, 6 करोड़ में से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 5.5 करोड़। यानी कि अच्छा, यानी कि मेरी एक्सपोर्ट सेल्स टोटल सेल का 33% है, और मेरी जो लोकल सेल है वो टोटल सेल का कितना है? 66% है। तो लॉ बोलता है कि लोकल सेल की कैलकुलेशन अलग करो और एक्सपोर्ट सेल्स की कैलकुलेशन अलग करो। अलग करो। क्यों अलग करें? इसलिए अलग करो क्योंकि ये जो लोकल सेल है ना, ये कौन सी रिजीम में जाती है? जबकि ये जो एक्सपोर्ट सेल है ना, ये कौन सी रिजीम में जाती है? MTR में। और जो MTR में जाती है, जो MTR में जाती है, सर आपने बताया उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है? दोनों से करनी पड़ती है। उसकी कैलकुलेशन दोनों से करनी पड़ती है। तो आओ देखते हैं। तो सर दोनों का P&L अलग बनाना पड़ेगा? जी बेटा अलग बनाना पड़ेगा। तो हमने सेल्स में से कॉग्स लेस कर दी। तो सर सेल जब 33 और 66 रेशो के ऊपर है, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स 55 है, उसको भी 33 और 66 के रेशो में दोनों में तोड़ देते हैं। तो दोनों का GP अलग आ गया मेरे पास। सर फिर इसके अलावा एक्सपेंसेस 1 करोड़ रुपए के हैं, वो भी दोनों में 33-66 के रेशो पे तोड़ दो। तो GP में से जब ये अदर एक्सपेंसेस लेस होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोकल सेल का कितना आया? लॉस आ गया सर। क्या आ गया? क्या आ गया? लॉस आ गया। जबकि एक्सपोर्ट सेल्स में भी क्या है? अच्छा, जब लॉस आया है तो 29% इसका क्या बनेगा? सर कुछ देना नहीं पड़ेगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा, हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। नॉर्मल टैक्स, ये टैक्स एट कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है? कंपनीज का टैक्स रेट क्या होता है? पता लग गया आपको? यहां से देखो कंपनी का मैंने क्या रेट लगाया है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है? 29%। सर लॉस आया है, प्रॉफिट आया ही नहीं है, तो लॉस के ऊपर अगर मैं टैक्स लगाऊंगा तो टैक्स कितना बनेगा? 0 बनेगा, कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन लॉ ने एक बात बोली है कि जो MTR में जाता है, MTR में कौन जा रहा है? जो MTR में जाता है उस पर तुमको एक और कैलकुलेशन भी करनी है। NTR का भी टैक्स निकालना है और फिर किसका भी निकालना है? MTR का भी निकालना है। तो सर इसमें MTR का टैक्स कैसे निकालें? लॉ बोलता है, सुनना जरा, लॉ बोलता है कि MTR का टैक्स आपका ऐसे निकलेगा कि ये जो 20 मिलियन का टर्नओवर है ना, ये जो 20 मिलियन का टर्नओवर है ना बेटा, एक काम ये कर लो कि आप इसका 20 मिलियन के टर्नओवर का 1% निकालो, ये इसका MTR का रेट है। तो कितना बना बोलो? 2 लाख बन गया, हाँ या ना? तो सर भले इसका लॉस है, भले एक्सपोर्ट में लॉस आया है और कोई नॉर्मल टैक्स नहीं बनता, कोई नॉर्मल टैक्स नहीं बनता, कोई नॉर्मल टैक्स नहीं बनता, लेकिन एक्सपोर्ट की सेल के ऊपर 2 डंडे मारते हैं हम कहते हैं कि ये कौन सी रिजीम में जाता है। तो नॉर्मल टैक्स भले कुछ नहीं बनता, लेकिन इस पर मिनिमम टैक्स रिजीम का मिनिमम टैक्स कितना बनेगा? मिनिमम टैक्स रिजीम का मिनिमम टैक्स कितना बनेगा? 2 लाख रुपए। क्योंकि MTR का लॉ ये कहता है, MTR का सेक्शन ये कहता है कि जो बंदा भी एक्सपोर्ट करे उसके टर्नओवर के ऊपर 1% भी तुमको निकालना पड़ेगा। उसके टर्नओवर पर क्या भी निकालना पड़ेगा? 1% भी निकालना पड़ेगा और उसको नॉर्मल से कंपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सर यहाँ पर 2 चीज़ों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। हमने कहा जी बेटा ऐसा ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा।
मिसाल लेता हूं मैं, अगर यहां पर लॉस ना आता, अगर यहां पे लॉस ना आता, प्रॉफिट आता 5 लाख रुपए का, तो कितना पे करना पड़ता? अगर यहां पे 5 आता, यहां 5 आता, कैलकुलेट करो, यहां अगर 5 लाख आता, यहां पे लॉस ना होता, यहां पे 5 लाख आता, तो यहां कितना आता? 145,000 आता। और फिर हम कंपेयर करते 145,000 को किस से? अगर मिसाल के तौर पर, अगर मिसाल के तौर पर पीबीटी होता मेरे पास 5 लाख, तो टैक्स कितना आता? बोलो भाई। 1,45,000 रुपए का टैक्स आता। और फिर मैं इस 1,45,000 रुपए को किससे कंपेयर करता? 2 लाख से कंपेयर करता। दोनों में ज्यादा टैक्स कौन सा है? 2 लाख। तो मुझे पे कितना करना पड़ता? 2 लाख। बात समझ आती है? अच्छा, लेकिन अगर ये 5 लाख ना होता, अब क्या होता? अब टैक्स कितना बनता? 2,90,000 बनता। और मिनिमम टैक्स कितना बन रहा है इसका? 2 लाख। दोनों में बड़ा कौन सा है? 2,90,000। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती? 2,90,000। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ये है मिनिमम टैक्स की 2 धारी तलवार। ये 2 साइड से काटता है। ये बोलता है कि लॉ में चेक करो मिनिमम परसेंटेज क्या लिखी हुई है। भाई मिनिमम परसेंटेज लिखी हुई है 1% ऑफ टर्नओवर। 1% ऑफ टर्नओवर जो कितना बना? 2 लाख। ये सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दिया है आपको। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ आती है आपको? तो देखो लिखा हुआ भी है मैंने, मिनिमम टैक्स रिजीम। यहां पे भी सीन क्या है? इनकम स्पेसिफाइड, इनकम स्पेसिफाई की जाएगी अंडर द लॉ टू बी टैक्स्ड एज सच, टू बी टैक्स्ड एज सच। जो लॉ में स्पेसिफाई की जाएगी वो ही एमटीआर में जाएगी। जैसे कि लॉ ने स्पेसिफाई किया किसको? किसको? एक्सपोर्ट सेल्स को। और भी किया है, लेकिन मैं भी आपको एग्जांपल नहीं दे रहा, आप कंफ्यूज नहीं, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ना, ये फाइनल में आएगा। टैक्स अंडर एमटीआर विल बी कंपेयर्ड विद द एंड द हायर अमाउंट विल बिकम द टैक्स पेबल। ये बात सबको समझ आ गई मेरे बच्चों? क्लियर हो गई सबको? मैं इसकी बाकी खुसूसियात नहीं लिखवा रहा, क्योंकि इसकी बाकी खुसूसियात वही एनटीआर वाली है। जब ये एनटीआर में आ गया, एनटीआर की दुनिया में आ गया, तो इस पर सारी खुसूसियात एनटीआर वाली लागू हो जाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा भाई, एमटीआर का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये भी अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आगे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, समझ आपको ज्यादा बाद में आएगा, थोड़ा सा भी आएगा। एनटीआर की जब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? एनटीआर की जब मैं बात करता हूं, तो मैंने आपको बताया ये था कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो भी आ जाता है उस पर कौन से स्लैब रेट्स लगते हैं? कौन से टैक्स रेट लगते हैं? नॉर्मल स्लैब रेट्स लगते हैं। कौन से टैक्स रेट लगते हैं? फिर से, जो एनटीआर में आ जाता है उस पर कौन से टैक्स रेट लगते हैं? नॉर्मल स्लैब रेट्स लगते हैं। लेकिन कुछ खुसूसी इनकम ऐसी भी होती है, कुछ 2-3 छोटी छोटी सी 2-3 आएंगी, खुद ही आ जाएंगी, आगे खुद ही आ जाएंगी। 2-3 इनकम ऐसी भी होती है कि जो इसी घर में तो रहती है, जो एनटीआर के घर में तो रहती है, जो एनटीआर के घर में तो रहती है, जो एनटीआर के घर में तो रहती, जो हेड में रहती है और एनटीआर की कैटेगरी में फॉल करती है, जो घर में रहती है, यानी कि सैलरी के हेड में रहती है, कैपिटल गेन के हेड में रहती है, सैलरी के हेड में रहती है,
कैपिटल गेन के हेड में रहती है, घर में रहती है। और रिजीम भी कौन सी लगती है? और रिजीम भी कौन सी लगती है? अपने घर में भी रहती है और किस रिजीम के अंडर फॉल करती है? लेकिन फिर भी उस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता। उस पर कौन सा स्लैब रेट लगता है? सेपरेट रेट लगता है। कौन सा रेट लगता है? सेपरेट। कुछ एक्सेप्शन ऐसी हैं कि जो लॉ में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा, इस पर क्या लगेगा? सेपरेट रेट लगेगा। तो सर ये एफटीआर की तरह हो गई। फिर ये आमतौर पर किसकी तरह हो गई? थोड़ी थोड़ी एफटीआर से मिलने लगेगी, शक्ल इसकी मिलने लगेगी, पूरी नहीं होगी एफटीआर की जैसी, लेकिन चूंकि उसका रेट क्या हो गया? अलग हो गया। लेकिन वो फिर भी अपने घर में ही रह रही है सर, सैलरी के हेड के अंदर ही रह रही है, उसको हमने हेडलेस नहीं किया। लेकिन जो एफटीआर में जाती थी उसको तो हमने क्या कर दिया था? हेडलेस। इसको हेड में ना डालो भाई, इसको हेड का नाम ना दो भाई, इसको किसी हेड का नाम ना दो। लेकिन एनटीआर के अंदर कुछ ऐसी इनकम होगी, एनटीआर के अंदर कुछ ऐसी इनकम होगी जो अपने हेड में तो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर रेट, नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। एनटीआर के अंदर फिर बाद में फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट्स और टैक्सेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, यानी टैक्सेबल एज अ सेपरेट इनकम एट सेपरेट रेट्स। तो सर इसकी क्या खुसूसियात हैं? जो सेपरेट ब्लॉक में जाती है, जो सेपरेट ब्लॉक में जाती है उसकी क्या खुसूसियात हैं? हमने कहा कि लॉ में उसके लिए क्या रेट होता है? लॉ में रेट क्या होता है उसके लिए? सेपरेट रेट होता है। सर क्या वो हेडलेस है? क्या वो हेडलेस है? नहीं सर, वो एनटीआर में आती है, उसको हम हेड ऑफ इनकम के अंडर लिखेंगे। तो सर क्या वो टैक्सेबल इनकम के टोटल में आएगी? हमने कहा टैक्सेबल इनकम के टोटल में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? हेड में जब जा रही है तो टैक्सेबल इनकम के टोटल में क्यों नहीं आएगी? उसको हम हटा देंगे क्योंकि उसके ऊपर रेट अलग लगेगा। अगर मैं उसको टैक्सेबल इनकम के सम में डाल दूंगा तो फिर उस पर तो कौन सा रेट लग जाएगा गलती से? नॉर्मल स्लैब रेट लग जाएगा, क्योंकि मैं सबको जो सम करता हूं तो उस पर रेट कौन सा लगाता हूं? नॉर्मल स्लैब रेट लगाता हूं। तो क्या मुझे इसको सम करना चाहिए या अलग रखना चाहिए? अलग रखना चाहिए सर। सम करेंगे तो गलती से क्या लग जाएगा? नॉर्मल स्लैब रेट लग जाएगा। सर इसको अलग करें, हटाएं 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 हटाएं, टैक्सेबल इनकम से हटा दें। आगे हम जब कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और सर क्या इसमें से एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं? जी, लॉ जो बताएगा वो एक्सपेंस लेस हो सकते हैं। लॉ बताएगा कौन से एक्सपेंस लेस हो सकते हैं, ये थोड़ी स्पेशल कैटेगरी है। तो सर क्या इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स लेस हो सकते हैं? हमने कहा वो नहीं हो सकते। तो सर ये तो बड़ी स्पेशल कैटेगरी है सर, ये तो बड़ी स्पेशल कैटेगरी है। हमने कहा हाँ ये थोड़ी सी वक्री कैटेगरी है, ये थोड़ी सी ज़रा वक्री कैटेगरी है कि ये हेड ऑफ इनकम में भी आती है, कहलाने को एनटीआर में भी जाती है, एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं, सारे नहीं, कुछ जो लॉ बताता है, और डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट इसमें से लेस नहीं होते। एग्जाम्पल दे दें सर, एग्जाम्पल दे दें, कुछ एग्जाम्पल दे दें। मैंने कहा दे तो मैं दूंगा, लेकिन समझ आपको कख नहीं आएगी, वो जब हम पढ़ेंगे तभी आएगी। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप भी अपने पास मेंशन कर लें। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट, जीएचएस पेमेंट का मतलब है गोल्डन हैंडशेक पेमेंट, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट टू एम्प्लॉइज और कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। एग्जाम्पल लिख लें, समझाने की मैं अभी आप लोगों की समझने की इस्तिताअत नहीं है और मैं अभी समझा आपको सकता नहीं हूं, तो जब ये खुद ही चूंकि आपके टॉपिक के अंदर आ जाएगा और इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन आपके कोर्स का पार्ट है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इसको हॉर्न देकर पास करें, यानी कि एग्जाम्पल लिख के पास करें। ठीक है मेरे बच्चों, इसकी एग्जाम्पल मैंने लिख दी है। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट सैलरी के हेड में जाता है, ये ब्रैकेट में आप सैलरी भी लिख सकते हैं इसके। और कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटी, ये कैपिटल गेन के हेड में जाता है। हेड में तो जाता है, लेकिन हमने कहा हेड में जाते हुए भी थोड़ा नखरे वाला होता है। हेड में जाते हुए भी नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता है, हेड में जाते हुए भी अलग रेट लगता है। घर में इसको अलग रूम चाहिए, अलग वॉशरूम चाहिए, इसके नखरे ज्यादा हैं, इसके नखरे ज्यादा हैं। है एनटीआर के अंदर ही, है एनटीआर की रिजीम के अंदर ही,
रहता किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर है, लेकिन उस घर के अंदर इसके नखरे ज़्यादा हैं। बोलता है मुझ पे नॉर्मल स्लैब रेट ना लगाओ, मुझ पे स्पेशल रेट लगाओ। मैंने कहा भाई आपके तो नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। जी जी, मुझ में से डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स भी लेस ना करो। मैंने कहा भाई आपके तो फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक हो गई बात? तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम समझ लेंगे। क्या ये बातें सबको समझ आती है मेरे बच्चों? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आप लोगों को? मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ तीनों रिजीम्स को बिल्कुल इजी वे में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो और ज़बरदस्त समझ आ जाएगा आपको। टैक्स रिजीम, हमने कहा सर तीन तरह की, मोटी मोटी तीन तरह की टैक्स रिजीम्स हैं। फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, और जो इनकम फाइनल में जाएगी और जो मिनिमम में जाएगी, लॉ हमें खुद नाम लेकर बताएगा कि ये फाइनल में भेजो, इसको मिनिमम में भेजो, इसको फाइनल में भेजो, इसको मिनिमम में भेजो। इंटरेस्ट इनकम को फाइनल में भेजो, डिविडेंड को फाइनल में भेजो, बोनस शेयर को फाइनल में भेजो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को मिनिमम में भेजो, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को मिनिमम में भेजो। सर नाम लेके बताएगा लॉ? जी नाम लेके बताएगा लॉ। सर जिसका नाम नहीं लिया वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? एनटीआर। सैलरी इनकम का नाम लेके नहीं बताएगा कि कहाँ टैक्स करो, तो हमने कहाँ लेके जाना है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रिजीम का नाम लेके नहीं बताएगा कि किस में डालो, तो हम कहाँ लेके जाएंगे? नॉर्मल टैक्स। क्लियर होती है मेरे बच्चों बातें? नॉर्मल टैक्स रिजीम में सर एक्सपेंस भी लेस होगा, डिडक्टेबल अलाउंस भी मिलेगा, टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, एडवांस टैक्स भी एडजस्ट होगा, लॉस भी आ सकता है, और हेड ऑफ इनकम में भी जाएगा। और रेट लगेगा कौन सा? नॉर्मल स्लैब रेट। हाँ, इसके अंदर एक थोड़ी नखरे वाली कैटेगरी है जो कि हम बाद में पढ़ लेंगे, उसके थोड़े से नखरे ज़्यादा हैं, उस पर रेट अलग लगता है। डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट उसमें से लेस नहीं होता, और एक्सपेंसेस भी जो लॉ बोलता है वही लेस हो सकता है। इन दोनों के बारे में क्या अहकामात हैं सर? हमने कहा भैया फाइनल टैक्स रिजीम में जो इनकम जाती है उसके ऊपर रेट भी खुसूसी लगता है, ना एक्सपेंस लेस होता है, ना डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है, ना टैक्स क्रेडिट लेस होता है, ना लॉस आता है, ना कोई लॉस एडजस्ट होता है, और एडवांस टैक्स भी एडजस्ट नहीं होता, और किसी हेड ऑफ इनकम में इसको जाने की इजाज़त भी नहीं। सर मिनिमम पे क्या अहकामात हैं? भाई मिनिमम पे अहकामात ये हैं कि लॉ बताएगा कौन सी मिनिमम में जाएगी। पहली बात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जाएगी, सर्विसेज जाएंगी, लॉ बताएगा, नाम लेके बताएगा। सर अब बता दिया लॉ ने, अब क्या करें? हमने कहा अब उसको 2 डंडे मारो। उसको क्या मारो? उसके सर पे 2 डंडे मारो। कौन कौन से डंडे मारने हैं सर? 2। हमने कहा मिनिमम टैक्स रिजीम का डंडा भी मारो, और कौन सा भी मारो? एनटीआर का भी मारो। यानी उसकी कैलकुलेशन दोनों तरह से करो, स्लैब रेट से भी करो और जो खुसूसी रेट दिया गया है उससे भी करो, और दोनों में जो हायर आ जाए वो पे कर दो। क्या मैंने तीनों रिजीम्स को समराइज कर दिया आपके लिए? क्या इन तीनों रिजीम्स में अभी कोई डाउट बाकी है? डाउट्स होंगे, थोड़े बहुत होंगे आपको डाउट्स, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेशंस देखेंगे तो एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि अभी आपने कैलकुलेशंस नहीं देखी, मैंने समझाया। कैलकुलेशन तो पूरे कोर्स में आएंगी। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको एनटीआर, एफटीआर और एमटीआर की सारी कैलकुलेशन कुछ कुछ दिखा दी मैंने, कुछ कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी पूरी आपको समझ में नहीं आएंगी। ये रिजीम का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया। अब एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन आ रहा है आपके सामने। ज़रा मुझे बताओ कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे बच्चों? नज़र आ रहा है? क्या लिखा हुआ है ये? मोड्स ऑफ टैक्स। अच्छा, टैक्स आपसे कलेक्ट किस किस तरह से किया जाएगा ये बता रहे हैं हम। लगेगा कैसे वो तो हमने पढ़ लिया। कलेक्ट कैसे किया जाएगा? क्या साल के आखिर में एक साथ कलेक्ट किया जाएगा? क्या साल के मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर थोड़ा 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 पूरे साल कलेक्ट किया जाएगा? क्या होगा? आपकी जेब से निकाला कैसे जाएगा टैक्स? हमने कहा आओ अब हम वो देखते हैं। क्या देखते हैं हम? मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन पाकिस्तान। तो हमने कहा कि सर देखें बात ये है, बहुत सिंपल बात है कि ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे साल इनकम कमाएं और साल के आखिर में आप कहें कि भैया पूरा साल ख़त्म हुआ, अब मैं आपको अपनी इनकम पर एक साथ टैक्स देता हूं। गवर्नमेंट बोलेगी इतना फ्री नहीं किया हमने आपको, आप पूरे साल के बाद टैक्स दोगे तो हम पूरे साल मुल्क कैसे चलाएंगे?
टैक्स तो आपको साथ साथ देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो देना पड़ेगा। देखो ये बेरुखी इख्तियार ना करो। आप अपनी जेब से माल नहीं निकालोगे तो हम मुल्क कैसे चलाएंगे? तो सर ये हुकूमत चाह क्या रही है हमसे? हुकूमत ये चाह रही है कि आप पूरे साल टैक्स देते रहो। पूरे साल क्या देते रहो? थोड़ा थोड़ा करके, हर महीने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके टैक्स देते रहो। एग्जाम्पल्स आ जाओ। तो हुकूमत ये चाहती है कि आप टैक्सेस अपने कैसे पे कर दो? एडवांस में पे कर दो, पहले से पे कर दो, साल ख़त्म होने से पहले पे कर दो। सर लेकिन अभी तो साल ख़त्म होगा तो मैं अपना P&L बनाऊंगा, तो मुझे पता लगेगा मेरा प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है, और अगर लॉस आएगा तो मुझे कोई टैक्स ही नहीं देना। तो पता लगे मैंने पहले से टैक्स दे दिया और मेरा बाद में क्या आ गया? लॉस आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा? हमने बोला भैया फिर आप रिफ़ंड ले लीजिएगा। फिर आप गवर्नमेंट से क्या ले लीजिएगा? रिफ़ंड। और गवर्नमेंट रिफ़ंड देती नहीं इतनी आसानी से, तो आप उसको क्या करवा लीजिएगा? कैरी फॉरवर्ड करवा लीजिएगा, जो भी करवा लीजिएगा। लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना कि साल ख़त्म होगा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। आपको तो पूरे साल मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ स्टेजेस पर क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा मेरे बच्चों? एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। सर ये एडवांस टैक्स जो देना पड़ेगा, इसकी मिसालें दे दें आप। आ जाओ। सबसे पहली मिसाल, क्वार्टरली एडवांस टैक्स। ये CA फाइनल में पढ़ेंगे आप लोग। वैसे तो सारे एडवांस टैक्सेस आप CA फाइनल में ही पढ़ेंगे, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आपके CA इंटर में नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ का स्ट्रक्चर पता लग जाए कि लॉ चलता किस तरह से है और आपने पैसे पे किस तरह से करने होते हैं। पता लगे पूरा CAF 2 का कोर्स आपने पढ़ लिया, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, और किसी ने आपसे पूछा कि भैया टैक्स कब पे होता है, तो आपने बोला भाई टैक्स तो तब पे होता है जब पूरा साल गुजर जाता है, इनकम कैलकुलेट होती है, उसके बाद साल के आखिर में जाके हम टैक्स पे करेंगे। ऐसा नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए। सही? तो एडवांस में टैक्सेस पे हो जाते हैं। सर एडवांस में टैक्सेस पे होते हैं, उसके लिए एक सेक्शन है 147, ये आप CA फाइनल में पढ़ेंगे। लॉ ये बोलता है कि तुम हर क्वार्टर के ऊपर, मिसाल ले रहा हूँ, पिछले पूरे साल में तुमने, पिछले पूरे साल, एक सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि पिछले पूरे साल में आपने कितने लाख टैक्स पे किया? 4 लाख का टैक्स बनता था आपका। पिछले साल में कितना टैक्स बनता था आपका? 4 लाख का। तो इस दफ़ा भी आप हर क्वार्टर में हमें लाख रुपए, सवा लाख रुपए टैक्स अपना पे करते जाओ। फिर जब ज़्यादा बनेगा तो फिर आप आखिरी क्वार्टर में ज़्यादा कर देना, कम बनेगा तो थोड़ा कम कर देना। लेकिन आप ऐसा नहीं करो कि पूरा साल रुको और फिर पूरे साल के आखिर में हमें 4 लाख रुपए दो। आप हमें हर क्वार्टर में क्या करोगे? एडवांस टैक्स पे करोगे। अब वो कैसे होता है, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह कैलकुलेट होता है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं बता दी कि हर क्वार्टर में क्या पे करना पड़ता है? एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। कंपनीज को, बिजनेसेस को, जो भी बिजनेस होता है उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स पे। तो सर लेकिन प्रॉफिट तो आया ही नहीं, प्रॉफिट तो साल के बाद पता लगेगा। क्वार्टर के बाद कैसे पता लगता है कि मैं साल के आखिर में प्रॉफिट में होऊंगा या लॉस में होऊंगा? हमने कहा आपको पता भले नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपने एस्टिमेट करना है। क्या करना है? एस्टिमेशन करनी है, और एस्टिमेशन के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। फिर अगर आपने एस्टिमेशन पे ज़्यादा पे कर दिया होगा तो आखिर में एडजस्ट कर लेना, कम पे किया होगा तो ज़्यादा पे कर देना भाई। अब जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के मुशाहिदे में हैं, आप लोग देखते रहते हैं, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एडवांस टैक्स आपको अपने खर्चों पे भी पे करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? सर खर्चों पे कौन पे करता है? टैक्स तो इनकम पे होता है। हमने कहा खर्चों के ऊपर हुकूमत आपसे थोड़ा थोड़ा करके क्या करेगी? पैसे ले लेगी। टैक्स तो इनकम पर ही बनता है, लेकिन ये लेने के तरीके हैं, आपकी जेब से हाथ डालने के तरीके हैं, आपकी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालने के तरीके हैं। हुकूमत ये मुख्तलिफ मौक़ों पर आपसे ले लेगी, और आपका अमाउंट हुकूमत के पास जमा होता रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने अपने फ़ोन के अंदर मोबाइल में रिचार्ज कराया, सुपर कार्ड डलवाया, बैलेंस डलवाया, तो क्या आपके फ़ोन में बैलेंस पूरा आता है? 100 रुपये का कार्ड डलाते हो तो मेरे ख्याल में 85 रुपये आते हैं।
₹85 आते हैं, 88 रुपये आते हैं, कितने आते हैं जो भी आते हैं, 85 रुपये, 87 रुपये ऐसे ही आते हैं ना। तो उसमें कुछ इनकम टैक्स होता है। वो जो इनकम टैक्स होता है, अब आपने इनकम तो नहीं कमाई, क्या ख्याल है भाई, आप मोबाइल में इजी लोड कराने जा रहे हो तो क्या ये कोई अपनी इनकम कमाई है? नहीं सर, ये तो उल्टा खर्चा हो रहा हमारा। लेकिन गवर्नमेंट इसमें भी आपसे क्या ले लेगी? 100 रुपये पे मिसाल के तौर पर 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये आपसे टैक्स ले लेगी, खींच लेगी आपकी जेब से। तो ये आपके नाम पे हुकूमत के पास जमा हो गया। तो सर क्या ये हम रिफंड ले सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आप मिसाल ले रहा हूँ, आपके जहन में ये बात आ सकती है, आपके जहन में ये बात आ सकती है, सर मैं तो हर महीने 5,000 रुपये का ईजी लोड करवाता हूँ और 5,000 रुपये का मैं ईजी लोड करवाता हूँ और 5,000 रुपये का ईजी लोड कराता हूँ, तो मेरा 500-600-700 रुपये तो मैंने 600-700 रुपये, 700-800 रुपये तो मैंने एडवांस टैक्स दे दिया और पूरे साल का कितना बन गया? 600 रुपये भी पकड़ लो अगर तुम पूरे साल का, तो 612 72। तो सर ये तो 7,200 रुपये का मैंने टैक्स दे दिया हुकूमत को, जबकि मैं तो अभी कुछ कमाता ही नहीं हूँ। मैं तो अपने बाप के पैसों पे पल रहा हूँ, मेरी फीस भी मेरे अब्बू और अम्मी दे रहे हैं, मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूँ। और मैंने टैक्स कितना दे दिया? 7,200 रुपये का टैक्स दे दिया मैंने सर गवर्नमेंट को मोबाइल रिचार्ज के थ्रू, और मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है। तो क्या ये मैं गवर्नमेंट से वापस ले लूँ? क्या ये मैं गवर्नमेंट से वापस ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो, ले सकते हो। लेकिन वो लेने के लिए तो मैं सबसे पहले अपना क्या बनाना पड़ेगा? नेशनल टैक्स नंबर NTN बनाना पड़ेगा। FBR के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, FBR के पोर्टल पर जाकर NTN बनाना पड़ेगा। और NTN जब तुम बनाओगे तो तुम डिटेल डालोगे उसके ऊपर। डिटेल क्या डालोगे? खर्चा। खर्चे के लिए क्या होनी चाहिए? इनकम। इनकम कहाँ से आई? पैसे कहाँ से आए? सर वो तो मेरे अब्बू ने गिफ्ट किए थे, वो तो मेरे पैसे नहीं थे, मेरे अब्बू के पैसे थे। तो फिर आपको एक नई टेंशन में चले जाओगे आप, 6,000 लेने के चक्कर में आप एक नई ख्वारी में फंस जाओगे। NTN बनाना पड़ेगा और NTN आपको हर साल फाइल करना पड़ेगा। वो 6,000 रुपये कभी आपको मर के भी मिलेंगे नहीं वापस। हुकूमत कभी देगी पैसे आपको वापस? कभी पैसे वापस नहीं देगी। वो एडजस्ट भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पूरी इनकम डालनी पड़ेगी। इनकम आपकी है नहीं, आप क्या लिखोगे? मेरी तो हालत भिखारियों वाली है। तो भाई आपके पास जब पैसे ही नहीं है, आपकी इनकम ही नहीं है, तो आप हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपये का इजी लोड किधर से करवा रहे थे भाई? आपकी तो इनकम ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा भाई, वो तो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किए। तो फादर की सोर्स ऑफ इनकम बताओ। भाई फादर भी टैक्स पे नहीं करते, फादर फंस गए, पता लगा आपके चक्कर में फादर फंस गए। फादर बोल रहे हैं भाई मेरा तो NTN भी नहीं है, मुझे नोटिस कहाँ से आ रहा है? हाँ वो अब्बा, वो मुझे मोबाइल रिचार्ज के ऊपर रिफंड चाहिए था, तो मैंने बता दिया आपकी इतनी इनकम है। पता लगे 6,000 रुपये के रिफंड के अंदर अब्बा का 6 लाख रुपये का टैक्स पे करवा दिया आपने। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेवकूफ़ियाँ अभी नहीं करना कि FBR के पोर्टल पर जाके आपने जज्बात में आके आज NTN बना दिया। सर ने बोला था सर NTN बना लेंगे ना तो मोबाइल के पैसे रिफंड हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है? तो अभी ऐसी कोई होशियारी मत करना। हाँ लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर बताने का मकसद क्या है, आपके मोबाइल में जो सिम है अगर वो आपके नाम पे नहीं है, किसके नाम पर है? आपके अब्बू के नाम पर है, और आपके अब्बू टैक्स पेयर है, सही होंगे, टैक्स पेयर होंगे आपके अब्बू। तो आपके अब्बू टैक्स पेयर हैं और अब आपने पूरे साल में मिसाल के तौर पर अपनी मोबाइल की सिम के ऊपर आपने 10,000 रुपये का इजी लोड करवाया, या आपने 1500 रुपये के सुपर कार्ड डलवा लिए। 1500 रुपये की सुपर कार्ड आपने अगर डलवा भी ली तो पूरे साल में 18,000 रुपये तो हो गए, नहीं हो गए? अबे हाँ या ना? 18,000 रुपये हो गए। 18,000 रुपये के ऊपर मैं कह रहा हूँ 10% भी पकड़ लो तो 1,800 रुपये का टैक्स हो गया। तो क्या ये 1,800 रुपये का जो बैलेंस है, टैक्स है, क्या वो आपके अब्बू अपनी इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है? एडवांस टैक्स हो गया ना। ये ऐसा ही है कि आपने ये 1,800 रुपये पहले से क्या पे कर दिया? एडवांस टैक्स पे कर दिया। अब मिसाल के तौर पर आपके अब्बू की इनकम के ऊपर पूरे साल का टैक्स बनता है 2 लाख रुपए, तो क्या अब उनको 2 लाख पे करने की जरूरत है? नहीं, उनको 2 लाख पे करने की जरूरत नहीं है। ये 1,800 रुपये उसमें से क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा।
यानी कि जो भी टैक्स पे होगा पूरे साल में वो आखिर में आपकी टैक्स लायबिलिटी से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। नहीं समझ रहे मेरी बातों को भाई? क्यों नहीं समझ रहे बेवकूफ़ों? भाई मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, उसकी इनकम है, मिसाल ले रहा हूँ मैं, उसकी टैक्सेबल इनकम पूरे साल की है मिसाल के तौर पर 36 लाख रुपए। कितनी है? उसकी इनकम है 36 लाख रुपए। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, शॉर्ट फॉर्म वर्किंग बता रहा हूँ आपको मैं। और उसने स्लैब रेट लगा लिए और उसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई। रेट शेट लगा के कैसे निकलता है, रेट वेट कैसे लगते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। टैक्स रेट आपने लगा लिए और मैं मिसाल ले रहा हूँ, उसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई 2 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन गई। तो क्या ये 2 लाख रुपए उसको पे करने पड़ेंगे? हमने कहा सर नहीं, उसको पे नहीं करने पड़ेंगे। एडवांस्ड टैक्सेस या टैक्सेस विदहेल्ड, उसके जो टैक्स पूरे साल में कटे होंगे, उसने जो टैक्सेस पूरे साल में मुख्तलिफ चैनल्स पे दिए होंगे, वो अपने टैक्सेस यहाँ से पहले एडजस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा सर एडवांस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल्स, पूरे साल में उसने टेलीफोन बिल के ऊपर टैक्स पे किया है। मैं से मिसाल ले रहा हूँ, मेरे टेलीफोन का जो घर का बिल आता है उसमें मेरे पास PTCL का फ्लैश फाइबर लगा हुआ है। तो अब मेरा जो बिल आता है इंटरनेट के साथ, जो मेरा बिल आता है वो आता है 5,000 रुपये। टेलीफोन लाइन प्लस इंटरनेट कनेक्शन, 5,000 रुपये का मेरा टेलीफोन का बिल आता है, मेरे नाम पर आता है, मेरे नाम पर कनेक्शन है। और उसके अंदर हर महीने 500 रुपये का, मिसाल ले रहा हूँ मैं, 500 रुपये का इनकम टैक्स शामिल होता है। उस 5,000 के बिल के अंदर 500 रुपये का या 400 रुपये का इनकम टैक्स शामिल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 5,000 रुपये का बिल पे किया है तो बिल तो मेरा असल में 4,600 रुपये था, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझसे हर बिल में 400 रुपये का क्या ले लिया, एडवांस टैक्स ले लिया। क्या ले लिया? एडवांस टैक्स ले लिया। तो क्या मैंने वो जो 400 रुपये पूरे 12 महीने पे किया, तो क्या मेरे 4,800 रुपये गवर्नमेंट के पास जमा पड़े में? बिल्कुल पड़ा है जमा। तो क्या वो मैं इस 2 लाख में से एडजस्ट मार लूँ? क्यों नहीं मारूंगा सर, बिल्कुल मारूंगा। इसी तरह टेलीफोन बिल्स, एडवांस टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है कि मेरी बिजली के ऊपर कोई एडवांस टैक्स कटा हो। इसके ऊपर मैं थोड़ी बात अभी डिटेल में करूंगा आपसे। मैंने बताया था ना कि मैं आपको कुछ पैसे बचाने का तरीका बताऊंगा, वो पैसे बचाने का तरीका भी बताने लगा मैं आपको, फ़ायदा होगा भी आपको उससे। मिसाल ले रहा हूँ मैं, आपने एडवांस टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे किया है और मिसाल के तौर पर आपने हर महीने 3-3 हज़ार रुपये का एडवांस टैक्स पे किया है, तो साल का कितना हो गया? 36,000 हो गया। आपसे मुराद ये कि आपके वालिद ने, ज़रूरी नहीं है कि आप यूँ सोचोगे यार मैंने तो कौन सा पे किया है, मेरी कौन सी इनकम है, मैं कौन सी घर के बिल पे करता हूँ। आप यूँ सोचो मेरा बाप तो पे करता है, मेरा वालिद तो पे करता है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको टैक्स पे, अब गवर्नमेंट को कितना पे करना है? हमने कहा सर 2 लाख का टैक्स बनता था, लेकिन पूरे साल 2 लाख का टैक्स बनता था, 2 लाख का टैक्स बनता था, लेकिन पूरे साल में टेलीफोन बिल पे 4,800 रुपये और बिजली के ऊपर 36,000 का टैक्स में पे कर चुका हूँ। तो अब मुझे आखिर में मजीद गवर्नमेंट को देना कितना है? 159,200। अगर मुझे बताओ कोई ये वाली चीज़ें एडजस्ट करना भूल जाए, अगर कोई बंदा ये वाली चीज़ें एडजस्ट करना भूल जाए तो उसको कितना देना पड़ेगा टैक्स? पूरे 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो क्या ये नुकसान नहीं हो गया उसका? अगर मिसाल के तौर पर आपके अब्बा टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं और वो बिजली का बिल एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, बिजली के बिल वाला टैक्स अपनी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये फ़ायदे की चीज़ है नुकसान की चीज़ है? नुकसान की चीज़ है।
क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मैंने जो टैक्स बनता है और मैंने जो बिजली के बिलों पे टैक्स पे किया है, वो बिजली के बिलों वाला जो टैक्स है वो मेरी टैक्स लायबिलिटी में से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? टेलीफोन बिल के ऊपर जो टैक्स पे किया है, मैं सारे टेलीफोन बिल का जो भी टैक्स है वो मैं आखिर में एडजस्ट करता हूँ अपनी इनकम से। इंटरनेट का, टेलीफोन का, सिम का, 4-5 सिम मेरे नाम पर है। मेरी अपनी सिम मेरे नाम पर है, मेरे वालिद साहब की जो सिम है वो भी मेरे नाम पर है, जो उनके यूज़ में चल रही है। मेरी बेगम के जो इस्तेमाल में चल रही है वो सिम भी मेरे नाम पर है। 1-2 और सिमें मेरे नाम पर है, 5 सिमें मेरे नाम पर है। अब 5 सिमों के ऊपर जो भी बैलेंस डल रहा है, जो भी कार्ड डल रहा है, जो भी कुछ डल रहा है, तो उसका एडवांस टैक्स तो मेरे नाम पर जमा हो रहा है ना। समझा पा रहा हूँ मैं? नहीं समझा पा रहा हूँ आपको बात? तो वो मैं साल के आखिर में क्या करूँगा? क्लेम करूँगा। क्या करूँगा? क्लेम करूँगा, एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट करूँगा। हमने पढ़ा था ना एनटीआर में, एडवांस टैक्स इज एडजस्टेबल। पढ़ा था ना हमने? पढ़ा था ना हमने? देखो पढ़ा था भाई, तुम लोग भूल गए हो, लेकिन हमने पढ़ा था मेरे बेवकूफ़ बच्चों, भुलक्कड़ बच्चों। क्या लिखा हुआ है? एडवांस टैक्स इज। बात समझ आ रही है आपको मेरे बच्चों? क्लियर है बेटा? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक पते की बात बताता हूँ, पैसे बचाने का तरीका। तो देखो, मोबाइल के रिचार्ज पर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पर, इंटरनेट के बिल्स पर, इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वैसे अगर आपके घर का बिजली का बिल है ना, तो घर के बिजली के ऊपर आपका कोई इनकम टैक्स लगना नहीं चाहिए। फिर से रिपीट करो, आप आज घर पे जाएंगे और आप आज घर जाकर अपने बिजली के बिल देखेंगे। घर के बिजली के बिल की बात कर रहा हूँ मैं। घर जाएंगे, घर के बिजली के बिल देखेंगे और आप उसमें से देख के मुझे बताएंगे। ये सबका होमवर्क है, आपका भी, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी, सबका होमवर्क है ये, कि आप लोग घर जाएंगे, अपने बिजली के बिल लेंगे, देखेंगे और उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। कहीं उसके अंदर इनकम टैक्स तो नहीं लिखा हुआ, कहीं उसमें इनकम टैक्स तो लग के नहीं आ रहा। अच्छा, आजकल चूंकि गर्मियाँ नहीं हैं, एसी तो नहीं चल रहा, तो आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि आप लोग अपने घर का उस महीने का बिल निकालिएगा, पिछले जून का बिल निकाल लें, पिछले जून का बिल निकाल लें, पिछले जुलाई का बिल निकाल लें, जब गर्मियाँ ज़्यादा थी, एसी चल रहे थे लोगों के, वो वाला बिल निकाल लें आप। तो आप ये देखें कि आपका कोई इनकम टैक्स लगा हुआ है बिल में। तो आप में से कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनका इनकम टैक्स लग रहा होगा। अच्छा, तो सर क्या वो बिल पे नहीं लगना चाहिए? आप तो कह रहे हैं बिल पे लगता है, आपने तो बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एडवांस टैक्स लगता है। जी लगता है, लेकिन वो रेजिडेंशियल बिल पे नहीं लगता, वो कमर्शियल बिल पे लगता है। किस पे लगता है? कमर्शियल बिल पे लगता है। तो आपके रेजिडेंशियल बिल पे नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो सर जब नहीं लगता तो फिर आप हमसे चेक क्यों करवा रहे हैं? मैं चेक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे कनेक्शंस जो उन लोगों के नाम पर हैं जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। क्या कहा मैंने? वो रेजिडेंशियल कनेक्शंस, वो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जिनका जो ओनर है, जिसके नाम पे वो मीटर है, जिसके नाम पे वो बिल है, उसका नेम नॉट इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इसको हम ATL कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अगर तो ओनर का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है और रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो होता ये है, तो इस केस में होता ये है मेरे बच्चों, इफ बिल एक्सीड्स 25,000 per month,
then advance tax is applied। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब ये है कि रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ऐसे रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हैं जिनका जो ओनर है उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, और अगर वो बिल 25,000 पर मंथ से एक्सीड करता है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स लग जाता है, उसके ऊपर एडवांस टैक्स लग जाता है। तो सर आप हमसे क्या चेक करवाना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये चेक करवाना चाह रहा हूँ कि क्या आप पर ये एडवांस टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर तो लग रहा होगा, यानी कि वो बिल उठाना कि जो 40-50 हज़ार का बिल आपका आया हो, पिछली गर्मियों में आया हो, और जिसके पास घर में 1-2 एसी चल रहे हैं उसका बिल 30-40 हज़ार से ऊपर निकल ही जाता है। तो अगर तो आपके बिजली के बिल में एडवांस इनकम टैक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बिल जिसके नाम पर है उसका नाम बोलो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा। तो सर अब क्या करें? ये होता क्यों है सर? लेकिन हमारे अब्बू तो फाइलर हैं, हमारे अब्बू तो टैक्स फाइल करते हैं। जब हमारे अब्बू टैक्स फाइल करते हैं तो उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में क्यों नहीं है? सुनो, होता यह है कि आपने कोई घर चेंज किया, नया घर लिया, तो जो बिजली के मीटर होते हैं ना, वो बिजली के मीटर बिल्डर के नाम पर ही चलते आ रहे होते हैं। तो बिजली के जो बिल आते हैं ना, उस पर आपके अब्बू का नाम लिखा हुआ ही नहीं होगा, उस पर वही बिल्डर का नाम लिखा हुआ होगा जिसने 20 साल पहले बिल्डिंग बनाई थी। अब मैं मिसाल ले रहा हूँ, उस बिल्डर का इंतकाल हो गया, उस बिल्डर का इंतकाल हो गया, अब उसका रिटर्न भी फाइल नहीं हो रहा, तो क्या उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा? आपका बिजली का बिल उसी के नाम पर आ रहा है, बिल्डर के नाम पर। बिजली के बिल पे आपके वालिद साहब का नाम नहीं लिखा हुआ, बिल्डर के नाम पर ही आ रहा है, पिछले वाले ओनर के नाम पर आ रहा है, पुराने ओनर के नाम पर आ रहा है, जो पिछले जिससे आपने घर खरीदा उसके नाम पर आ रहा है। वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया, अब उसका कोई रिटर्न फाइल करेगा? नहीं, तो उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल गया। तो उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल गया, लेकिन उसका मसला किसको भुगतना पड़ रहा है? आपको। क्यों? क्योंकि बिल पर अभी तक उसका नाम लिखा हुआ है और आपका या आपके वालिद साहब का नाम नहीं लिखा हुआ। तो अब क्या करें सर? उसको ज़िंदा कैसे करें? हमने कहा उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके दो ही रास्ते। पहला रास्ता, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अपने वालिद साहब के नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं। उसमें तरीका ये होता है कि के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएं, घर की फाइल दिखाएं कि ये घर हमारे अब्बू के नाम पर है, हमारी अम्मी के नाम पर है, ये टैक्स फाइलर हैं, अब्बू के नाम पर है, अम्मी के नाम पर हैं, ये इसके डॉक्यूमेंट्स ये रहे, और उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करना होता है। तो फिर वो कनेक्शन आपके अब्बू या आपकी अम्मी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? आसान प्रोसेस क्या है? इसका आसान प्रोसेस ये है मेरे बच्चों कि आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोग पहले तो बिल चेक करो, और उसके बाद बिल चेक करने के बाद आप क्या करो, इंटरनेट पर जाओ, ठीक है, और इंटरनेट पर जाने के बाद आप क्या करो, ब्राउज़र खोलो और लिखो के इलेक्ट्रिक यूज़र अपडेट, के इलेक्ट्रिक अपडेट कस्टमर डिटेल्स करो, ठीक है, अपडेट कस्टमर डिटेल्स पर आ जाओ। खुल जा भाई, खुल जा। ये नहीं चाह रहा कि आप लोग अपने कस्टमर डिटेल्स अपडेट करो। खुल जा। अच्छा, तो कस्टमर डिटेल्स अपडेट करो। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस एक्ट 2021, 7.5% एडवांस टैक्स will be applied to monthly electricity bills of 25,000 or more for residential customers not listed on FBR's active taxpayer list. If you are a tax filer, make sure your CNIC is updated against your K Electric account number to claim tax exemption. To update your details, please fill out the form below. तो फिर आप क्या करिएगा, मिसाल ले रहा हूँ, आपके वाले साहब अगर फाइलर है तो फिर आपने क्या करना है, नाम डालना है, CNIC डालना है उनका,
बिजली का आपका अकाउंट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर उन्हीं का डाल दीजिएगा, उनका NTN डालेंगे आप, सही है। लैंडलाइन नंबर डालें, ईमेल एड्रेस डालें, CNIC अपलोड करें, ठीक है। CNIC का फ्रंट इमेज, CNIC का बैक इमेज। अगर ओनर हैं तो ओनर, टेनेंट हैं तो टेनेंट पे क्लिक कर लें, ओनर हैं तो ओनर पे क्लिक कर लें, और ये क्लिक करके अल्लाह भला कर दे, कैप्चा डाल के सबमिट कर दें, सही है। तो 80-90% चांस ये है कि जब आपका अगले महीने का बिल आएगा तो उसमें बिल के ऊपर यूज़र अपडेट हो जाएगा, यानी मीटर का नाम चेंज नहीं होगा, उस पर वो पुराना नाम आ रहा होगा, जो मर गया है बंदा बिल्डर उसका नाम तो आ रहा होगा, मीटर अभी उसी के नाम पर है, लेकिन फौरी हल हो गया, शॉर्ट टर्म काम हो गया कि यूज़र अपडेट हो गया, कस्टमर अपडेट हो गया, कंज्यूमर अपडेट हो गया बिल के ऊपर, तो आपके वालिद साहब का नाम और NTN लिखा हुआ आ जाएगा। और जो एडवांस टैक्स लग रहा होगा ना बिल पे, वो बिल पर एडवांस टैक्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि रेजिडेंशियल वाले पर एडवांस टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर उसका कंज्यूमर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है, और बहुत लोगों को लगता है, पता ही नहीं होता उनको ये बात पता ही नहीं होती, सही है। तो आप लोग ये चेक कीजिएगा, खास तौर पर वो वाले बिल जो आपके 25,000 से ज़्यादा वाले बिल हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर आप थोड़े से भरम मारिए, देखा अबू, देखा मैंने आपके पैसे बचा लिए, देखा मैंने कहा था ना मुझे CA में एडमिशन करवा दें आप, देखें आपके पैसे ज़ाया नहीं जा रहे, तो मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ के आपके इतने सारे पैसे बचा लिए। अब आप देखें आगे आगे देखें क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा भरम मत मार दीजिएगा, क्योंकि फिर रिजल्ट भी आना है, उसके लिए फिर पढ़ना भी है आपको, सही है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी हो रही होगी तो वो आपके पैसे बच जाएंगे, तो वो आप बचा लें। अच्छा भाई, तो सर एक्सपेंसेस के ऊपर भी एडवांस टैक्स लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, और अगर आप कोई इनकम कमाते हैं तो उसके ऊपर भी पहले से एडवांस टैक्स कट जाता है और पे हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर महीने सैलरी आएगी और हर महीने सैलरी में से टैक्स पहले से काट लिया जाएगा, साल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये फुल एंड फाइनल नहीं होगा, FTR में नहीं जाएगा, किस में जाता है ये? NTR में जाता है। अच्छा, फिर मैंने बताया था डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स कटता है, लेकिन डिविडेंड का टैक्स हमें पता है किस में जाता है? फाइनल टैक्स रिजीम में जाता है। इंटरेस्ट पे भी टैक्स कटता है, और इंटरेस्ट का टैक्स मैंने आपको बताया था कि कभी FTR में भी जाता है, कभी NTR में। तो इनकम के ऊपर भी आपका टैक्स कट जाता है, शुरू में ही कट जाता है, पूरे साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, एक और मजे की चीज है, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों में से ज़्यादातर का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तो नहीं होगा अभी, आप अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो और आपने मिसाल के तौर पर उस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रख दिए, 2 लाख रुपए रख दिया, अब आपको कैश निकालना है उसमें से, और आपको कैश निकालना है 50,000 रुपए से ज़्यादा, 55,000, 56,000, 60,000 कैश निकालना। तो 50,000 रुपए से ऊपर जब आप कैश निकालोगे ना, तो आपका उस पर भी एडवांस टैक्स कटेगा। अरे सर ये क्या बात हो गई, हमारे अपने पैसे हमने खुद बैंक अकाउंट में डाले हैं और अब उस बैंक अकाउंट से हम अपने ही पैसे निकाल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं टैक्स कटेगा? ये तो ना इनकम है, ये तो ना एक्सपेंस है, ये तो हमारा अपना पैसा डाला हुआ है और हम अपने अपना पैसा बैंक में डाला है और उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। देखो जी, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने अकाउंट खोला हुआ है, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है और वो 50,000 रुपये से ज़्यादा एक टाइम में कैश विड्रॉल करता है, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स कटता है 0.8% का। तो आप देखेंगे कि आप मिसाल ले रहा हूँ मैं, आप 60,000 रुपये निकाल तो लेंगे, लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो बैंक वाले ने 0.8% का, 60,000 का 0.8% का एडवांस टैक्स आपका काट के FBR को जमा करवा दिया होगा। सही, तो बड़ी ख़तरनाक बात है जी, ऐसा ही होगा। बात समझ आ रही है? 1 लाख के इधर 812 रुपये काट लिए। देखा, काट लिए, क्योंकि इस भाई को पता नहीं होगा। अगर इस भाई को पता होता तो वो 1 लाख रुपए एक साथ ना निकालता। भाई मिसाल ले रहा हूँ, अगर आपको पता होता कि ये कटेगा
तो आप 1 लाख रुपए एक साथ ना निकालते, आप बोलते यार 50,000 एक दिन निकाल लूँ, 50,000 एक दिन निकाल दूँ, तो निकलता। 50 से ऊपर पे लगता है, जो मुझे याद पड़ रहा है, फिर भी लॉ आप देख सकते हैं, देख लेंगे हम लोग, एक्सीडिंग 50,000, तो 49 निकालो, 50 निकालो, 50 से ऊपर ना निकालो एक साथ। बात समझ रहे हो? तो सर ये एक तरीका तो ये होता है कि ये एडवांस में टैक्सेस हमसे हुकूमत ले लेती है, हमारी जेब से, हमसे बताए बगैर, हमसे पूछे बगैर पैसे हुकूमत को चले जाते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, पढ़ो जरा। टैक्स पेड या पेबल विद द, और रिटर्न ऑफ इनकम मैंने बताया था, जब पूरा साल ख़त्म होता है, जब साल ख़त्म हो जाता है तो आप पूरी अपनी इनकम की कैलकुलेशन करते हो। तो आप जब पूरा साल ख़त्म होगा अपनी इनकम की कैलकुलेशन करोगे, मिसाल के तौर पर जो मैंने बताया है यहाँ पे आपका 2 लाख बना, 2 लाख में से आपने एडजस्ट किया, तो फिर जो बचा वो टैक्स आप कैसे पे करोगे? हम कहेंगे सर ये टैक्स पेबल है विथ रिटर्न ऑफ इनकम। तो आप फिर रिटर्न भी जमा कराओ। रिटर्न किसको कहते हैं? जिसमें सारी इनकम और एसेट्स की डिटेल्स होंगी। FBR को सारा हिसाब किताब जमा कराना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो टैक्स आपका बनता है आपको वो भी जमा करवाना पड़ेगा। ज़्यादा जोर से मार दिया हाथ मैंने? अच्छा, बात समझ आ गई आपको? क्लियर होती है बातें बेटा? तो ये भी आपको समझ आ गया। और आखिरी देख लो, अब मिसाल ले रहा हूं मैं, सुनना ज़रा, मिसाल ले रहा हूं मैं, किसी का टैक्स तो बनता था 2 लाख रुपए, किसी की इनकम तो बनती थी 36 लाख रुपए, लेकिन उसने 2 नंबरी करी, होशियारी करी, और उसने अपनी सिर्फ इनकम शो करी मिसाल के तौर पर 9 लाख रुपए, और उसका टैक्स बनना चाहिए था 2 लाख रुपए, लेकिन उसने बनाया, अपना कैलकुलेशन की, और उसने बोला मैं तो सिर्फ टैक्स पे करता हूँ, 9 लाख दिखाता हूँ, 9 लाख पे मेरा कितना बनता है, मिसाल ले रहा हूँ 15,000 रुपये का टैक्स बनता है, और उसने सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये का टैक्स जमा करा दिया। चलो उस वक्त तो करा दिया जमा, तो करा दिया, लेकिन सर क्या फिर कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई इसको चेक करेगा? मैंने कहा जी, FBR बोलता है कि हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी तो आपने 15,000 रुपये का टैक्स जमा करा दिया, अपनी इनकम आपने 9 लाख रुपए दिखा दी, झूठ मूठ बोल के हमको टोपी करा दी, हमको टोपी करा दी आपने, और हमने आप पे यकीन कर लिया कि ठीक है आपकी इनकम 9 लाख रुपए ही होगी और आपका टैक्स 15,000 रुपये ही बनता होगा। लेकिन आपको हम चेक भी कर सकते हैं, आपका हम असेसमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेकिंग कर सकते हैं आपकी। और अगर आपने 2 नंबरी की होगी तो हम आपका असेसमेंट अमेंड भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। क्या भी कर सकते हैं? असेसमेंट अमेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी की इनकम थी 36 लाख रुपए की और उसने रिटर्न ही जमा नहीं कराया, या अपनी इनकम 0 दिखा दी और रिटर्न जमा ही नहीं कराया, तो FBR बोलता है कि हम, अगर आप टैक्स जमा नहीं करोगे, रिटर्न फाइल नहीं करोगे, तो हम आपका बेस्ट जजमेंट भी कर सकते हैं। बेस्ट जजमेंट का मतलब FBR बोलेगा मुझे लगता है कि तुमने 30 लाख रुपए कमाए होंगे, इस पर टैक्स दो, वो खुद ही से तुम्हारी इनकम निकाल देगा। बेस्ट जजमेंट। ऐसे कैसे निकाल देगा सर? धौं से? मैं कहा जी धौं से। FBR के पास डेटा बहुत जगहों से आता है। मैंने बताया था ना, आपने प्रॉपर्टी ली, गाड़ी ली, एयर ट्रैवल किए, FBR के पास सारा डेटा आता है, तो वो उससे आपकी इनकम निकाल लेगा। वो बोलेगा भाई इतनी तो तुमने इनकम कमाई होगी, बेस्ट जजमेंट कर देगा वो। ठीक है, तो ये एक आखिरी चीज़ होती है कि FBR फिर क्या भी करता है, ऑडिट भी करता है, चेक भी करता है, और आपका असेसमेंट क्या भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, या अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो क्या भी कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी पास कर सकता है। ये इस तरह से टैक्स पाकिस्तान में आप कलेक्ट होते हैं और आपकी जेब से निकलते हैं, निकाले जा सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ आती हैं मेरे बच्चों? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने अपने कंप्लीट कर लिए। अब हम अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से। टाइम क्या हो रहा है अभी? 12:30। तो हम नेक्स्ट क्लास से, यानी कल की क्लास से, हमारी कल भी क्लास होगी, हम कल की क्लास से अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बुक्स आप लोग परचेज़ कर लें। अच्छा, बुक एक तो परचेज़ का ऑप्शन है आपके पास, वो कर लें प्लीज़, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं
बुक तो मेरे पास पड़ी हुई है सॉफ्ट में भी यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर जो है ना मैंने एनोटेशन की हुई है पिछले बैच में, उसके ऊपर नोटिंग्स वगैरह की हुई हैं, हाईलाइटिंग्स वगैरह की हुई हैं। तो मैं ये करूँगा, मैं भूल गया उस दिन, मैसेज भी आया था शायद, आपका ही मैसेज आया था। तो मैं ये करूँगा कि बुक ड्राइव पे रख दूँगा और ड्राइव का लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो अगर किसी को खुद से प्रिंट निकालनी हो तो खुद से प्रिंट निकाल लेना, एडमिन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, ठीक है। बस आप लोग अपने तक रखिएगा और जिसको प्रिंट निकालना निकाल लीजिएगा, अवेलेबल हो। अच्छा पता है बच्चे क्या करते हैं, अब मैं ऐसे मिसाल ले रहा हूँ, चलो यहाँ से अगर कोई मिसाल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्स अमाउंट की बुक मिल रही है, आप कहते हैं यार मैंने सिर्फ प्रिंट करा ली, मैंने 500-1000 रुपये बचा लिए, अच्छी बात, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ऊपर मोबाइल में ही पढ़ते होते हैं, अरे भाई या तो आप प्रिंट कर लो या आप परचेज़ कर लो, रेडी है आप परचेज़ कर लो, प्रिंट का मौका नहीं मिल रहा, नहीं जाना हो रहा, किसी कॉपियर के पास नहीं जाना हो रहा, कुछ मसला हो रहा है, आप ले लो भाई, 500-1000 रुपये ऊपर होंगे, लेकिन आपका काम तो चलेगा, आपकी क्लासेस तो में वेस्ट नहीं होंगी। वो फिर वो 500 रुपये बचाने के चक्कर में, 1000 रुपये बचाने के चक्कर के अंदर पूरा एक महीना बगैर किताब के आते रहेंगे और मोबाइल के ऊपर पढ़ते रहेंगे। ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उतना पैसा खर्च करके आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और 500-1000 रुपये के लिए किताब ही नहीं है उनके पास। भाई या तो किसी को बोल दो भाई कॉपी खरीद, या मैनेजमेंट से जाके ले लो, उनके पास जो पड़ी हुई हो आप बुक ले लो उनसे। क्या बात आपकी समझ आती है? तो मैं आज ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जो हमारा ग्रुप है कैफ 2 वाला जो ग्रुप है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। मुझे नहीं पता आप उसमें रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड हैं या नहीं है, आप रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड हो जाएं। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर मैं आज इंशाल्लाह ड्राइव का लिंक भी अपडेट कर दूंगा, ताकि जो भी नोटिंग्स वगैरह हैं वो आपको मिलती रहें, वो नोटिंग्स सेव भी होती रहेंगी, जो हम करते रहेंगे वो सेव होती रहेंगी, आपको वहाँ से नोटिंग्स भी मिलती जाएंगी, और मैं बुक भी उसी ड्राइव के लिंक के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आज कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, किसी का कोई सवाल यहाँ तक, कोई जहन में कोई क्यूरी है आपके, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। जी मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, तो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी और हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर अपने पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, may Allah bless you all, take care a lot, अल्लाह हाफिज़।